हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थर्ड यूनिट विच इज एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम देखने वाले हैं वो है एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन का मतलब है कुछ अंदाज लगाना, कुछ एस्टिमेट करना कि आगे क्या होगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में आप एस्टिमेशन को कैसा यूज करते हो? आप प्रेडिक्ट करते हो। क्या क्या प्रेडिक्ट करते हो? एफर्ट, टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेस। ये चार चीजें आप याद रखिए। एफर्ट मतलब कितनी मेहनत आपको लगने वाली है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे और कितने रिसोर्सेस लगेंगे। अब रिसोर्सेस में बहुत चीजें आती है, जैसे ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लोग कितने लगेंगे आपको, डेवलपर्स, टेस्टर्स वगैरह, क्या टूल्स वगैरह लगेंगे, क्या हार्डवेयर लगेगा आपको, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो ये सब कुछ एस्टिमेट करना ही है एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत है? तो सबसे पहला है, आप आपका बजट प्लान कर सकते हो और अच्छे से शेड्यूल कर सकते हो। फिर उसके बाद है टीम का साइज और रिसोर्स के नीड्स। टीम का साइज क्या है? जैसा मुझे 5 डेवलपर और 3 टेस्टर्स की जरूरत है, मुझे रिसोर्सेस में 8 GB रैम का कंप्यूटर चाहिए वगैरह। ये सारी चीजें आप पहले से उसमें लिख के रखते हो, पहले से एस्टिमेट करते हो, माइलस्टोन सेट कर सकते हो आप उसकी वजह से। तो आपको समझ में आएगा कि 15 दिन पहले आप कहाँ थे और 15 दिन बाद आपका कितना काम हो चुका है। आप उस माइलस्टोन पे पहुंचते हो, तो प्रोग्रेस मॉनिटर करना काफी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना भी सिंपल है, क्योंकि आप कस्टमर को वैसा भी पहले ही बता देते हो एस्टिमेट करके कि हाँ, यहाँ तक काम होगा। तो उनको भी लगता है कि आप सही से जा रहे हो, सही से काम कर रहे हो सब कुछ। फिर उसके बाद है नीड फॉर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। तो देखिए, ये कुछ नीड्स है। सबसे पहला जो है वो है रिसोर्स प्लानिंग। तो इससे आपको जो रिसोर्सेस लगने वाले हैं, जैसा डेवलपर्स हो गया, टूल्स हो गया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है सॉफ्टवेयर बनाने, वो सब आप पहले प्लानिंग कर सकते हो एस्टिमेशन के थ्रू। फिर बजटिंग मतलब आपको कितने पैसे लगने वाले, क्या आपका कॉस्ट होने वाला है, बजट एलोकेशन वगैरह सब कुछ आप पहले ही कर लेते हो। फिर है शेड्यूलिंग, मतलब टाइम कितना आपको लगेगा। तो रियलिस्टिक डेडलाइंस आप सेट करते हो कि आज 2 तारीख है, ये काम 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। उसमें आप बफर टाइम वगैरह ऐड करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन का काम है तो 10 ही दिन में होगा, ऐसा हो सकता है कुछ 2 दिन कोई छुट्टी पर चला गया, कुछ रीजन से नहीं हो सका। तो ये सारी चीजें देख के आप एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करते हो। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। क्या क्या रिस्क होंगे आगे वो आप पहले ही पता करते हो, और उसी लिए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लेते हो। आप रिस्क मिटिगेशन के बारे में आप रिस्क मैनेजमेंट वाले यूनिट में अच्छे से देखोगे, बट अभी बस इतना समझ लो कि रिस्क आगे ना हो ये आप पहले ही देख लेते हो, एस्टिमेट कर लेते हो क्या रिस्क हो सकती है। फिर स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है कि ये काम हम करने वाले हैं, और स्कोप मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। स्कोप का मतलब क्या है कि एक स्कोप सेट करते हो ना आप, एक स्कोप डिफाइन करते हैं हम कि हमको ये काम करना है, ये फंक्शंस और ये फीचर्स यूजर को देना है। तो इसके वजह से जो है स्कोप क्रीप नहीं होता। देखिए, स्कोप क्रीप वाला जो पॉइंट है ये नहीं होगा। ये पहले भी हमने देखा हुआ है स्कोप क्रीप, बट इवन देन इफ यू फॉरगॉटन इट, आई विल टेल इट टू यू अगेन। तो स्कोप क्रीप का मतलब होता है कि मान लो मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाकर देना है स्टेक होल्डर को, वो बोल रहे हैं कि उनको बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए उसमें। फिर मैं बनाने लग गया सॉफ्टवेयर, फिर वो बाद में बोलते हैं ऐसा करते हैं उसमें लाइव लेक्चर भी ऐड करते हैं। तो स्कोप क्या था हमारा कि बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए उनको, लेकिन बाद में उन्होंने स्कोप क्रीप कर दिया। तो पहले ही आप स्कोप मैनेजमेंट, पहले ही सब कुछ एस्टिमेट कर देते हो कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही रखने वाले, ऐसा ही होगा। तो ये स्कोप क्रीप नाम की चीज आगे नहीं होती। आगे अगर बात करें तो वह स्टेप्स इन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। तो सबसे पहला है स्कोप समझना। तो अंडरस्टैंड द स्कोप, क्या काम करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, वो सब आप इसमें डिफाइन करते हो। एस्टिमेशन मेथड ले लो। तो बहुत अलग अलग टाइप के एस्टिमेशन मेथड्स होते हैं, जैसा एनालॉगस होता है, फिर पैरामेट्रिक होता है, और डेल्फी मेथड होता है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट जजमेंट होता है, जहां पे आप एक्सपर्ट की राय लेते हो कि इसको कितना टाइम लगेगा, और वो हिसाब से आप एस्टिमेट करते हो। फिर एफर्ट और टाइम आप एस्टिमेट कर देना कि इतनी मेहनत लगेगी, कितने पर्सन आवर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। फिर रिसोर्सेस असाइन कर देना। रिसोर्सेस असाइन करने का मतलब है कि आप टीम मेंबर्स को उनके स्किल के हिसाब से उन्हें काम दोगे। तो जो काम उन्हें आता होगा अच्छे से, वो काम उन्हें आप दोगे। फिर बफर टाइम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें आप क्या करते हो, 10 से 30% का टाइम एक्स्ट्रा देते हो। जैसा मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, अगर 10 दिन का काम है
तो आप क्या करोगे, उसमें 15%, 20% वो हिसाब से आप ऐड करना है। 12 दिन का काम बोल देना, तो 2 दिन आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें, उसको आप बफर टाइम बोलते हो। फिर कॉस्ट एस्टिमेट करो, पैसे कितने लगेंगे वो देखो। फिर उसके बाद सबको ना रिव्यू कर देना, एक डॉक्यूमेंट बनाओ एस्टिमेशन का, स्टेक होल्डर्स को दिखाओ और उसे रिव्यू करो। बस अब उसे ट्रैक करते जाना कि आप उस हिसाब से जो आपने एस्टिमेशन किया है, क्या आप उस तरीके से सब कुछ कर रहे हो, और बस उसे रिवाइज करते जाओ। तो ये था स्टेप्स इन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में। तो प्रोजेक्ट आपको प्लान करना है, तो उसमें आप कैसे कैसे सब कुछ करोगे वो देखो। तो ये एक वाइटल एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बहुत जरूरी है, जहां पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये सब कुछ करता है। वो एस्टिमेट करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में रिसोर्सेस, कॉस्ट और शेड्यूल कि कब तक काम हो जाएगा। तो ये शुरुआत में बनाया जाता है और इसको आप अपडेट करते जाते हो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा लिखो, फिर ये डायग्राम बना के इसी को अच्छा खासा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है ना, वो है डिटरमाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड फीजिबिलिटी। इसको हम इन डेप्थ आगे देखने वाले हैं, डिफाइनिंग स्कोप एंड चेकिंग फीजिबिलिटी में। तो सबसे पहले आपको स्कोप क्या है वो पता होना चाहिए। तो स्कोप मैंने पहले भी आपको बताया, स्कोप का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये आप पहले से डिवाइड करके रखते हो। उसका स्कोप क्या है वो डिसाइड करके रखते हो। फिर उसके बाद है फीजिबिलिटी चेक करना। फीजिबिलिटी मतलब क्या आप वो चीज कर पाओगे। तो इसमें अलग अलग टाइप की फीजिबिलिटी होती है। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, क्या आपके पास उतना पैसा है करने के लिए। टेक्निकल फीजिबिलिटी, क्या अभी के टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। फिर रिसोर्स फीजिबिलिटी, क्या आपके पास उतने लोग हैं वो काम करने के लिए। तो ऐसी कुछ फीजिबिलिटी होती है। टाइम फीजिबिलिटी होती है, क्या आपके पास उतना टाइम अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप चेक करते हो, डिटरमाइन करते हो। पहली स्टेप है ये आपकी। फिर उसके बाद है रिस्क एनालाइज करना। तो रिस्क एनालाइज करने का मतलब क्या है कि क्या क्या रिस्क आगे जाके हो सकते हैं वो आप चेक करते हो, उन्हें एनालाइज करते हो और पहले से ही रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है लगा देते हो, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर अगला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करो, कितने आपको लोग लगने वाले, क्या आपको हार्डवेयर लगने वाला है, क्या आपको सॉफ्टवेयर लगने वाला है, कुछ रियूजेबल सॉफ्टवेयर है क्या जो आप यूज कर सकते हो। सारी चीजें मतलब रिसोर्सेस जिनका यूज करके आप काम करोगे, वो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना होता है। उसके बाद है एस्टिमेट कॉस्ट एंड एफर्ट्स। फिर अब अंदाजा लगाओ कि कितने पैसे और कितना टाइम आपको लगेगा, और फिर आप जाते हो अगले पॉइंट पे जो है प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना। देखिए, एस्टिमेशन जब हो गया कितने पैसे लगेंगे क्या होगा, लास्ट का काम है प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना। तो एक आप प्रॉपर सा शेड्यूल बनाते हो कुछ चार्ट्स वगैरह का यूज करके। जनरली जो है गैंट चार्ट यूज किया जाता है शेड्यूल बनाने के लिए, जिसके बारे में हम इन डेप्थ लास्ट में देखेंगे। लास्ट टॉपिक वही है हमारा। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल में आप सब कुछ लिखते हो कि क्या क्या काम है आपका, क्या डेट तक हो जाना चाहिए, फिर आपने वो काम किसको असाइन किया है, ये सारी चीजें, और बस उसे आप मॉनिटर करते जाते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज डिफाइनिंग स्कोप एंड चेकिंग फीजिबिलिटी, जिसके बारे में बात कर रहा था। देखिए, जो अभी बोला वही है फिर से। स्कोप का मतलब क्या है, इट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके, कि कितना आपका काम है वो बाउंड्रीज आप डिफाइन करते हो, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाहर अगर आप गए तो क्या हो जाएगा, स्कोप क्रीप हो जाएगा। तो वो डिफाइन करता है ये कि सिस्टम आपका क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अगला जो पॉइंट है वो है डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर स्कोप। तो पहला पॉइंट है हमारा ये। तो इसमें आप सबसे पहले क्या डिफाइन करते हो, फंक्शंस और फीचर्स जो आप एंड यूजर को देने वाले हो। फिर उसके बाद है उनका क्या इनपुट आप लोगे। फंक्शंस क्या क्या होंगे उसमें, आप उनका कुछ इनपुट लोगे, कुछ उन्हें आउटपुट दोगे। इनपुट आउटपुट कुछ होगा। फिर उसके बाद यूजर का कुछ कंटेंट होगा, उन्हें जो भी यूआई के टेम्पलेट्स वगैरह दिखेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है अच्छा, यहीं पर लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है इनपुट आउटपुट डेटा। फिर उसके बाद है यूजर कंटेंट, मतलब यूआई एलिमेंट्स वगैरह जो भी यूजर को दिखेंगे। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब स्पीड वगैरह जो भी होगी, स्पीड, टाइम, एफिशिएंसी आपके सॉफ्टवेयर की। फिर कंस्ट्रेंट्स, जो भी लिमिटेशंस है उन्हें आप कंस्ट्रेंट्स बोलते हो। जैसा हार्डवेयर की लिमिटेशन हो सकती है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 4 GB रैम अबव पे चलेगा, तो कोई 2 GB रैम वाला उसे यूज नहीं कर सकता, तो वो कुछ कंस्ट्रेंट्स हो गए। फिर रिलायबिलिटी, क्या रिलायबिलिटी है आपके सॉफ्टवेयर की, कितने उसमें कितना उसका एरर टॉलरेंस है। एरर टॉलरेंस मतलब कितने एरर्स वो सह सकता है। ओके,
फिर उसके बाद इंटरफेसेस कितने हैं, ये सारी चीजें आप स्कोप्स डिफाइन करने के टाइम पे करते हो। फिर क्या मेथड से स्कोप डिफाइन करने के, एक होता है नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप सब कुछ लिख देते हो कि ये स्कोप है और स्टेक होल्डर्स को दे देते हो। और एक है यूज केस। अब यूज केस से आपको याद आ जाना चाहिए वो एक्टर और एक्शन वाला, तो वो सारे आप डायग्राम्स बना के उस तरीके का स्कोप डिफाइन करते हो, तो वो भी एक पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रिफाइनिंग द स्कोप। डिफाइन कर दिया हमने स्कोप, अब बस उसे थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। कैसे करोगे आप, ये जो भी फंक्शंस हमने अभी लिखे ना, लिमिटेशंस, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट्स, यूजर कंटेंट वगैरह, तो इनको आप इवेलुएट करते हो और डिटेल करते हो कॉस्ट और एफर्ट एस्टिमेशन के पहले। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो भी आप एनालाइज करते हो, और जो कंस्ट्रेंट्स है वो आप सब कुछ आइडेंटिफाई करते हो। एक्चुअल में आप चेक करते हो कि आप बोल रहे हो 8 GB के इस पे चलेगा, तो वो एक्चुअल में चलता है क्या वैसा, वो सारी चीजें चेक करने पे स्कोप आपका रिफाइन हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट है चेकिंग द फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है प्रोजेक्ट आपका वायबल है क्या, आप चेक करते हो, मतलब आपके पास एबिलिटी है क्या वो करने की, वही है फीजिबिलिटी। तो पहला जो पॉइंट है वो है टेक्निकल फीजिबिलिटी। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी में क्या आ गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, मतलब करंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। फिर कोई टेक्निकल रिस्क है क्या, जैसा कुछ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज है, टेक्निकल से रिलेटेड सारी चीजें आप इसमें पूछते हो खुद से कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या। क्या अगर डिफेक्ट्स आते हैं तो आप उन्हें कम कर सकते हो, टेक्निकल फीजिबिलिटी में ये चीजें पूछो। फिर फाइनेंशियल फीजिबिलिटी तो सिंपल है, पैसे की बात आती है यहाँ पे, क्या आपके पास पैसा है कि आप सॉफ्टवेयर बना पाओ। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर आप ज्यादा पैसे से बना रहे हो सॉफ्टवेयर, तो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे जस्टिफाई करता है, क्या जो आरओआई है, मतलब सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो मुझे पैसे आएंगे, तो ये मैंने जो खर्चा किया है वो जस्टिफाइड है, तो ठीक है। फिर है टाइम फीजिबिलिटी, कितना हमें टाइम लगेगा, क्या जो डेडलाइन दी हुई है उसमें हम प्रोजेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर टाइम में लॉन्च करेगा क्या दूसरों से कंपीट करने के लिए, मतलब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सेम चीज के, तो वो अगर आ रहे हैं, जैसा मान लो एग्जाम के टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर निकालना है, एग्जाम हो गई फिर आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हो, तो क्या मतलब है। तो टाइम फीजिबिलिटी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। फिर रिसोर्स फीजिबिलिटी की अगर बात करें, तो क्या आपके पास रिसोर्सेस है, क्या आपके पास टूल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है काम करने के लिए। ये चार चीजें अच्छे से याद रखिए, फीजिबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अब की क्वेश्चंस क्या है, स्कोप डेफिनेशन और फीजिबिलिटी चेक करने के बाद क्या जैसा आपने स्कोप किया है वैसे बना सकते हो, और प्रोजेक्ट फीजिबल है क्या टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेस में, ठीक है। तो ये भी दो चीजें याद रखिए। अब बात करते हैं रिसोर्सेस मैनेजमेंट पे। तो देखिए इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या है देखिए, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, फिर अलोकेटिंग, ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को आप पता करते हो पहले कौन से लगने वाले हैं, फिर उन्हें अलोकेट करते हो, मतलब यूजर्स तो नहीं, मतलब डेवलपर्स को, कि आपको क्या काम करना है वो सब कुछ दिया जाता है, फिर उन्हें ऑप्टिमाइज करते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट को अच्छा सक्सेस मिले। ये डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए, ये डायग्राम के बेसिस पे पूरा आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है पीपल। तो पीपल का क्या लॉजिक है, देखिए पीपल में 3 टाइप्स दिख रहे हैं आपको, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद वन बाय वन सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखिए पीपल में बोला गया है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेस जो लगने वाले हैं आपको सॉफ्टवेयर के लिए, जो भी लोग लगने वाले हैं उनको आप पीपल में कैटेगराइज्ड है वो। तो 3 चीजें उसके अंदर होती है, नंबर, स्किल और लोकेशन। तो सबसे पहला है नंबर, कितने लोग लगेंगे आपको, मतलब मुझे सॉफ्टवेयर के लिए 3 डेवलपर्स और 1 टेस्टर की जरूरत है, तो वो मेरे नंबर ऑफ पीपल हो गए। फिर उनकी स्किल क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर उनके स्किल के हिसाब से काम देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसको भी आप कुछ भी काम दोगे। टेस्टिंग का जिसको नॉलेज है आप वो टेस्टर रहेगा, डेवलपर्स के अंदर भी किसी को पाइथन आता होगा, किसी को कुछ नोड जेएस आता होगा, तो वो हिसाब से उनको उनका काम देना है आपको। फिर उसके बाद जो है अगला पॉइंट है वो है लोकेशन। तो लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों में, क्योंकि देखिए कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, कोई ऑफिस पे आके काम कर रहा होगा, कोई दूसरे कंट्री से काम कर रहा होगा, तो इसमें कैसा है ना, एक
तरीके से काम नहीं किया जा सकता। कोई उधर रात के 1 बज रहे हैं कोई कंट्री में, यहाँ पे दिन के 11 बज रहा है, ये काम कर रहा है, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो सब कुछ लोकेशन के बेसिस पे आप ठहरा लेते हो कि कैसा काम करना है, और फिर पीपल का प्रॉपर यूज किया जा सकता है। तो देखिए, फर्स्ट रिसोर्स हमने देख लिया जो था पीपल। अगला जो है वो है रीयूजेबल सॉफ्टवेयर। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर का मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग, मतलब ऑलरेडी जो बना हुआ है, और अडेप्टेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, वो टाइम बचाएंगे और एफर्ट बचाएंगे आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है रियूजेबल सॉफ्टवेयर में। तो 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला है ओटीएस कंपोनेंट, जिसे कहा जाता है ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट। सीधा शेल्फ से उठा के आप आपके सॉफ्टवेयर में डालते हो। मतलब मान लो मुझे पेमेंट गेटवे बनाना है, तो फिर वो मैं क्या करूंगा, बनाते नहीं बैठूंगा, कोड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली उठा लूंगा। जैसा पेपैल का एसडीके होता है, वो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ और मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ। या फिर दूसरे लाइब्रेरीज होते हैं बहुत सारी, जो मैं सीधा शेल्फ से उठा के सॉफ्टवेयर में डालता हूँ, तो उन्हें कहा जाता है ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट, जिससे मेरा कोड करने का काम वहां पे बच जाता है। फिर अगला जो है वो है फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट। अभी इसका मतलब है कि फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट मतलब जो मैं पूरा बन चुका है वही उठा के मेरे सॉफ्टवेयर में डालता हूँ। जैसा कोई लॉगिन सिस्टम मॉड्यूल हो गया, तो मुझे भी मेरे सिस्टम में लॉगिन मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में लॉगिन सिस्टम डालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसका ही लॉगिन सिस्टम मॉड्यूल लेके मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दूंगा। तो यहीं पे फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट भी मुझे मिल जाता है, जिससे कोडिंग करने का काम बच रहा है मेरा, वही रीयूज किया ना हमने। फिर है पार्ट एक्सपीरियंस कंपोनेंट। इसके अंदर आता है पार्शियली डेवलप्ड कंपोनेंट। जैसा मान लो कोई यूआई का टेम्पलेट, कोई यूआई थोड़ा सा बना कर रखा है, कुछ टेम्पलेट है, मैं वो टेम्पलेट यूज करके उसमें थोड़े से चेंजेस कर देता हूं, तो वो हो गया पार्ट एक्सपीरियंस कंपोनेंट। फिर है न्यू कंपोनेंट, मतलब मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कुछ अगर बनाया हुआ होगा नई चीज, तो वो मैं अगर यूज कर रहा हूं तो वो न्यू कंपोनेंट में आती है। तो इस तरीके से दूसरा रिसोर्स भी हमने देख लिया। तीसरा जो है वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में सारी चीजें आ जाती है, सारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स जो सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो देखिए, यहाँ पे टूल्स का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप काम करते हो तो सारी चीजें आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पायरेटेड आप यूज कर रहे हो। तो सब कुछ एस्टिमेशन के टाइम कितने पैसे लगेंगे, कौन से टूल्स लगेंगे, वो सब आपको देखना होता है। तो इन्वायरमेंट में देखिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स, सबसे पहला जो है वो है सॉफ्टवेयर टूल्स। सॉफ्टवेयर टूल्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, आईडीज जिनको कहा जाता है। तो मतलब मान लो वीएस कोड है, उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। फिर जो है वर्जन कंट्रोल के लिए आप गिट का यूज करते हो, वर्जन कंट्रोल कि कौन सा आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन है, उसके लिए गिट का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क्स अगर आपको टेस्ट करना है तो आप सेलेनियम का यूज करते हो। तो ये कुछ चीजें आप याद रखिए सॉफ्टवेयर टूल्स इन्वायरमेंट में। फिर है उसके बाद हार्डवेयर। क्या हार्डवेयर आपको लगने वाला है, कितने सर्वर्स लगेंगे, कितने कंप्यूटर्स लगेंगे, कंप्यूटर के क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, मतलब कितना रैम, कितना क्या कौन सा प्रोसेसर, ये सारी चीजें आप हार्डवेयर में लिखते हो। फिर है नेटवर्क रिसोर्सेस, क्योंकि नेटवर्क की बहुत जरूरत है, इंटरनेट की स्पीड काफी मैटर करती है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें, तो क्या आपने क्लाउड सर्विसेज ली है, आपकी डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है, ये सारी चीजें जो है ना नेटवर्क रिसोर्सेज में आती है। फिर उस पर सिक्योरिटी कितनी है आपकी, डेटा मतलब इंटरनेट से आप कनेक्ट हो रहे हो तो सारा काम आप कर रहे हो, सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ पे एक रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं क्या नीड है सॉफ्टवेयर स्कोप की। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, स्कोप क्रीप ये प्रिवेंट कर देता है। बहुत सारी चीजें आपको वही घुमा फिरा के मिलने वाली है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वही है, कुछ टॉपिक्स मतलब ऐसा हो जाता है कि थोड़े चीजों पर ही बहुत सारे टॉपिक्स के आंसर्स आप दे सकते हो। फिर उसके बाद इट सेट्स क्लियर बाउंड्रीज, इट हेल्प्स प्लानिंग, आई थिंक डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर स्कोप पहले ही हो गया हमारा, बट इवन देन ओके अभी लिखा है तो लेट्स सी इट अगेन। तो यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज सेट होते हैं, फिर प्लानिंग में आपको हेल्प होती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है स्टेक होल्डर्स के साथ। एक्चुअली ये पॉइंट पीछे आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद आ गया, बट नो इश्यूज। फिर डेवलपमेंट को भी गाइडेंस मिलता है स्कोप डिफाइन करने से। ये दूसरी चीज है, पहला टॉपिक है जिसमें हम स्कोप डिफाइन कर रहे थे, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, तो उसकी नीड यहाँ पे लिखी हुई है, लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की। तो देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या करता है, वही एस्टिमेशन जो करता है वही फेस से लिखा हुआ है। तो देखिए, ये एफर्ट, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज जो आपको लगने वाले हैं
प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद स्कोप डेफिनेशन और फीजिबिलिटी असेसमेंट। तो ये सारी चीजें आप करते हो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंदर। क्या क्या एस्टिमेट करते हो आप इसमें? इसमें आप आपका एफर्ट एस्टिमेट करते हो कि कितना आपको एफर्ट लगने वाला है, कितना काम आपको करना है। जैसा कोडिंग करनी होगी, फिर उसके बाद टेस्टिंग करनी होगी, तो ये कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, तो वो आप या तो एक्सपर्ट जजमेंट यूज करते हो, वो पता करने के लिए एक्सपर्ट का जजमेंट लो, वो आपको बताएंगे। या फिर हिस्टोरिकल डेटा देखो, पहले के सॉफ्टवेयर बनाने कितना टाइम लगा था, या कुछ प्रॉपर मॉडल्स का यूज करो, जैसा एक कोकोमो 2 मॉडल होता है, वो आप अगर यूज करते हो तो आप एस्टिमेशन अच्छे से कर सकते हो। फिर है टाइम एस्टिमेशन, मतलब टाइम कितना लगेगा आपको, जैसा वीक्स कितने लगेंगे आपको, टीम कैपेसिटी आपकी क्या है, कितने लोग आपके पास प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आप पता करते हो कितना टाइम लगेगा। फिर वो गैंट चार्ट्स के ऊपर आप लिखते हो इतना टाइम लगेगा ये टास्क को। फिर उसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेशन, पैसे कितने लगेंगे, सैलरीज देनी होगी आपको डेवलपर्स को, फिर आपको टूल्स खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे लगेंगे। फिर है रिसोर्स एस्टिमेशन, रिसोर्सेस मतलब सामान जो आपको लगने वाला है, जैसा लोग लगेंगे मुझे, फिर उसके बाद रियूजेबल सॉफ्टवेयर लगेगा, इन्वायरमेंट के अंदर टूल्स लगेंगे, वो सारी चीजें आप इसमें एस्टिमेट करते हो। फिर अगला जो पॉइंट है वो है डीकंपोजिशन टेक्निक्स। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कंपल्सरीली क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसके अंदर। तो डीकंपोजिशन टेक्निक्स का मतलब क्या है, इसमें आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की एक टेक्निक है जहां पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स में। उससे क्या होता है, तो जो मैनेजेबल कंपोनेंट्स हैं ना आपके छोटे, उनको आपको टाइम असाइन करना काफी आसान हो जाता है। तो एक बड़ा है काम आपका, तो आप उस पर एस्टिमेशन में आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है इतना, अगर आपको बोला गया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ऐसा आप बोल दो कि 6 हफ्ते में बन जाएगा सॉफ्टवेयर, तो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते। तो आप बोलोगे सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें ये होने वाला है, तो फिर आप बोलोगे इसको 2 हफ्ते लगेंगे, इसको 4 हफ्ते लगेंगे। अगर आप उसको और अगर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो तो आपकी और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इसलिए डीकंपोजिशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है सॉफ्टवेयर साइजिंग, सॉफ्टवेयर का साइज बोलना। तो सॉफ्टवेयर का साइज का मतलब ये नहीं है 4 जीबी का 5 जीबी का सॉफ्टवेयर, इसका मतलब होता है एस्टिमेशन के लिए, आपको एस्टिमेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर का साइज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रूशियल स्टेप है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में। इसमें आप क्या करते हो, जो भी कैलकुलेशंस है जैसा एफर्ट टाइम कॉस्ट ये आप कर सको, इसलिए साइज पता करते हो। तो देखिए फैक्टर्स क्या है जो एस्टिमेशन की एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हाउ एक्यूरेटली द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड, कितनी एक्यूरेसी है। अगर एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर एस्टिमेशन में कोई सेंस नहीं बनता, जितना आपने एस्टिमेट किया है उतने में काम होगा ही नहीं आपका। फिर उसके बाद है अबिलिटी टू कन्वर्ट द साइज इनटू ह्यूमन एफर्ट कैलेंडर टाइम एंड बजट। तो साइज आप पता करते हो और फिर वो साइज के बेसिस पे बोलते हो इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लगेंगे और इतनी ह्यूमन एफर्ट लगेगी। तो ये एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो एस्टिमेशन में एक्यूरेसी होगी। अगर यहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हो, सॉफ्टवेयर साइजिंग को अगर सही से ह्यूमन एफर्ट कैलेंडर टाइम में नहीं डाल पा रहे हो, तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगी आपकी। हाउ वेल द प्लान रिफ्लेक्ट्स द टीम्स कैपेबिलिटीज, टीम के कैपेबिलिटीज को आपका प्लान कितना अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका टीम का कोई मेंबर कोई काम कर ही नहीं सकता है, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, और आप बोल रहे हो ये बंदा टेस्टिंग का है, ये टेस्टिंग कर देगा 2 दिन में, कर ही नहीं पा रहा है, या कोडिंग का कोई है, पाइथन से रिलेटेड कुछ चीज है वो नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये भी एक्यूरेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पुटनम एंड मायर्स 4 साइजिंग टेक्निक्स है, तो ये 4 साइजिंग टेक्निक्स उन्होंने बनाए थे जिसके बेसिस पे आप आपके सॉफ्टवेयर का साइज बता सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है वो है फजी लॉजिक साइजिंग। इसमें आप क्या करते हो, साइज को क्वालिटेटिवली एस्टिमेट करते हो, जैसा स्मॉल, मीडियम, लार्ज। फिर उसके बाद आप उसको रिफाइन करते हो बेस्ड ऑन द पास्ट प्रोजेक्ट डेटा, मतलब पुराना कोई प्रोजेक्ट देखते हो आप सेम टाइप का, और उससे आपको पता चलता है कि आपका सॉफ्टवेयर का क्या साइज है। अगर वो स्मॉल था तो आपका भी स्मॉल होगा, वो मीडियम था ये मीडियम होगा। तो आप पहले उसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज बनाते हो, फिर उसके बाद उसको रिफाइन करते हो पुराने डेटा का यूज करके। फिर है फंक्शन पॉइंट साइजिंग, यहाँ पे आप फंक्शंस कितने ले रहे हो, फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं सॉफ्टवेयर में, उसके बेसिस पे साइज बताते हो। जैसा पहला है
इनपुट, आउटपुट, फाइल्स, इंक्वायरीज, इंटरफेसेस, ये सारे आपके फंक्शंस है। इनके बेसिस पे आप बोलोगे आपके सॉफ्टवेयर का क्या साइज है। ये बहुत सारे इनपुट आउटपुट है आपके, फाइल्स इंक्वायरीज है तो साइज बड़ा है, फिर वो हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है। फिर स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग, इसके अंदर आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जैसे स्क्रीन्स, मॉड्यूल्स, रिपोर्ट्स, बैच प्रोग्राम फाइल्स वगैरह, इनके बेसिस पे आप करते हो। देखिए यहाँ पे आप किसके बेसिस पे कर रहे हो, फंक्शंस, इनपुट, आउटपुट, फाइल्स, इंक्वायरीज वगैरह। यहाँ पे आप कैसा कर रहे हो, हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके। पहले आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज बोल के हिस्टोरिकल डेटा बोलते हो। यहाँ पे आप फंक्शन पॉइंट्स के बेसिस पे कर रहे हो। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स है, कितने स्क्रीन्स दिख रहे हैं वगैरह, मॉड्यूल्स, रिपोर्ट्स, उनके बेसिस पे आप साइजिंग करते हो। और जो लास्ट वाला है वो बहुत ही सिंपल है, वो है चेंज साइजिंग। मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसमें आपको चेंजेस करने हैं। तो क्या चेंजेस आपको करना पड़ रहा है, उसके बेसिस पे आप साइज बताते हो। तो कैसा, मतलब कितनी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूं, कितने मैं चेंज कर रहा हूं, कितने मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये सारी चीजों से साइज पता चलता है। अभी वो तो ऑलरेडी बना हुआ सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें बस आप क्या चेंजेस करते हो, उतना ही आपका साइज होगा सॉफ्टवेयर का। तो ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए, साइजिंग टेक्निक्स पे आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं 3 पॉइंट एस्टिमेट की। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर भी आप जो है एक्सपेक्टेड साइज निकालते हो। तो वो फॉर्मूला होता है O प्लस 4M प्लस P अपॉन 6। तो यहाँ पे O होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक, आप सोचते हो ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिवली आप सोचते हो कि 2 हफ्ते लगेंगे ये काम होने के लिए, कोडिंग को 2 हफ्ते लगेंगे, ऐसा आप बोलते हो। फिर एक मोस्ट लाइकली वैल्यू लेते हो आपकी, ठीक है चलो 3 हफ्ते पकड़ लेते हैं। फिर एक पेसिमिस्टिक वैल्यू लेते हो, निगेटिव सोचते हो आप कि नहीं यार काम तो नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, छुट्टियां पड़ जाएगी। फिर आप बहुत ज्यादा सोचते हो 4 हफ्ते। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज रखते हो, तो आपको एक एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 3 पॉइंट एस्टिमेट इसे कहा जाता है, जिससे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो। अभी ये प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा। तो देखिए प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो है, एक मेन प्रॉब्लम होता है आपका कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कुछ स्पेसिफिक काम करेगा। जैसे वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जिसमें दिखाने हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें लॉगिन सिस्टम होगा वगैरह वगैरह। बट मेन प्रॉब्लम आपका क्या होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट को बता पाओगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हो। जैसा मुझे एक लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, मुझे उसके बाद स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने के लिए कुछ होस्टिंग करनी पड़ेगी, क्लाउड होस्टिंग वगैरह। फिर स्टूडेंट्स लेक्चर डाउनलोड करने आना चाहिए, उसके लिए कुछ फीचर्स डालने पड़ेंगे। तो ऐसी चीजों में आप उसे डिवाइड कर देते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और वो स्पेसिफिक चीज को कितना टाइम लगेगा वो आप देखते हो प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन में। तो मान लो हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे होगा देखिए, आप पहले फीचर टास्क देखो, उसमें मुझे लॉगिन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए मान लो मुझे 2 दिन लगेंगे, एस्टिमेटेड एफर्ट। स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल्स बनाने 3 दिन लगेंगे, अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए 4 दिन लगेंगे, मार्क्स को एंट्री और रिजल्ट देने के लिए 3 दिन, और रिपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के लिए 2 दिन। हाँ, ये सारी चीजें कोड करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे एग्जैक्टली लास्ट में आप एस्टिमेट करने के लिए इनका टोटल कर दोगे, 2 + 3 + 4 + 3 + 2, तो 3 + 3 16, 14 डेज आपको फाइनली लगेंगे। तो 14% डेज ऐसा आप लिखते हो। तो इसका मतलब क्या होता है 14% डेज का, कि या तो 14 लोग ये काम एक दिन में कर लेंगे, या फिर एक आदमी को काम करने के लिए 14 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है परसेंटेज। तो इसका यूनिट जो है जनरली हम परसेंटेज ही यूज करते हैं। समझ गए आपको प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन। एक आपका प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको आप डिवाइड कर देते हो फीचर्स या टास्क्स के अंदर, और स्पेसिफिकली किसको कितना टाइम लगेगा वो देखते हो। फिर वो टोटल टाइम देख के आप एफर्ट को एस्टिमेट करते हो। तो ये चीजें होती है प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन में। उसके बाद है एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलओसी का मतलब होता है लाइंस ऑफ कोड, कितने लाइंस ऑफ कोड आपको लिखना है उसके बेसिस पे आप एस्टिमेशन करते हो। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफर्ट, किसमें दिया जाता है वो परसेंटेज में। एलओसी मतलब लाइंस ऑफ कोड अपॉन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, लाइंस ऑफ कोड, जैसा मान लो मुझे 3000 लाइंस ऑफ कोड का कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी है 500 लाइंस ऑफ कोड पर डे मान लेते हैं, या ठीक है जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, पर मंथ 500 लाइन ऑफ कोड पर मंथ अगर आप कर रहे हो, तो फिर 3000 लाइंस ऑफ कोड आपको टोटल करने हैं। तो क्या हो जाएगा 3000 अपॉन 500,
तो 3000 अपॉन 500 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6। तो 6 पर्सन मंथ्स आपको लग जाएंगे, जो कि नहीं लगते। ये बहुत ही बकवास सा एग्जांपल दिया मैंने, मुझे या तो डेज बोलना चाहिए था यहाँ पे। तो 500 लाइन ऑफ कोड पर डेज अगर आप कर रहे हो तो 6% डेज में आपका यहाँ पे काम होता है। ऐसा एक एग्जांपल आप ले सकते हो। फिर अगर आपको टाइम निकालना है तो वो हो जाएगा एफर्ट अपॉन नंबर ऑफ डेवलपर्स। एग्जाम्पल देखिए, हिस्टोरिकल डेटा हमें बताता है कि एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बनाने के लिए हमें 200 से 300 लाइंस ऑफ कोड लगते हैं। तो 200 से 300 मतलब लेट्स अज्यूम कि हमको 250 लाइंस ऑफ कोड लगते हैं। ओके, क्या बनाने के लिए? एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। और ये पता कैसे चला हमें? हिस्टोरिकल डेटा से, पास्ट प्रोजेक्ट्स हमने देखे तो पता चला इतना काम लगता है। और मान लो हमें नया सिस्टम बनाना है जिसमें ऐसे 10 मॉड्यूल्स हैं, तो एस्टिमेट करेंगे हम 10 इंटू 250, तो आंसर क्या आता है? 2500 लाइंस ऑफ कोड। तो 2500 लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे है। और प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी? 500 लाइन ऑफ कोड पर मंथ। तो एस्टिमेट करो एफर्ट, तो 2500 अपॉन 500 अगर मैं करूंगा तो 5% मंथ्स लग जाएंगे। मतलब 5 लोग एक मंथ में काम कर सकते हैं, या फिर एक आदमी अगर कर रहा है तो उसे 5 मंथ्स लग जाएंगे, 5% मंथ्स। इस तरीके से एलओसी भी आप एक्सप्लेन करना। फिर आप एफपी बेस्ड एस्टिमेशन, यहाँ पे आप फंक्शन पॉइंट्स का यूज करते हो। फंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं? ये इनपुट्स, आउटपुट्स, इंटरफेसेस, डेटा फाइल्स, ये सारी चीजों को आप बोलते हो फंक्शंस। और इनके बेसिस पे आप फंक्शन पॉइंट्स निकालते हो, और वो कितने हैं उसके बेसिस पे आप जो है एस्टिमेशन करते हो। ठीक है, तो ये यूजर विजिबल फंक्शनैलिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है रादर ऑन लाइंस ऑफ कोड। तो यहाँ पे आप लाइंस ऑफ कोड नहीं देखते, क्या चीजें यूजर को दिख रही है, क्या आप इनपुट ले रहे हो, क्या आउटपुट दे रहे हो, वो सब आप देखते हो और उन्हें काउंट करके उन्हें कुछ वेट देते हो। काउंट करके उसको वेट देते हो और फिर सबको ऐड करते हो। आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उनका सम कर रहे हो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आप अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स मतलब यूएफपी फाइंड करते हो। यूएफपी क्या होता है? ये होता है सम ऑफ काउंट इनटू वेट। काउंट इनटू वेट क्या? इसका मतलब हो गया, मान लो कि इनपुट्स मैं जो ले रहा हूं वो है 7 और इसका कुछ ना कुछ मैं वेट दूंगा, जैसे 4। अब वो उनका कितना वेट है वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट्स है तो आउटपुट्स है 6, इसका वेट है 2, तो इसका क्या होगा? यूएफपी क्या आएगा? यूएफपी इसका आएगा 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से जो है यूएफपी आप निकालते हो। उसके बाद आप उसको एडजस्ट करते हो एक कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर के साथ। तो कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर होता है ऑलरेडी, उसको आप उसके साथ एडजस्ट करते हो। कैसे? ये एफपी देखो, यूएफपी इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिए आप ताकि आप लिख सको। बस इसमें ये जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर है वो आप अज्यूम करके कुछ भी लिख देना और आपका आंसर निकाल के बता देना। मतलब क्वेश्चन भी आप ही लिखोगे, आंसर भी आप ही दोगे ना, एग्जाम्पल बताना है आपको बस। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम बना रहे हैं, सीआरएम सिस्टम। इसके अंदर 5 इनपुट्स है, कस्टमर डेटा, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह होके 5 इनपुट्स है। फिर 8 आउटपुट्स है, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड और भी बहुत सारी चीजें होंगी। 3 इंटरफेसेस है, पेमेंट गेटवे, ईमेल सिस्टम और कुछ होगा। फिर उसके बाद 2 क्वेरीज है और 4 डेटा फाइल्स है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपके फंक्शंस है। अब आपको क्या निकालना है? यूएफपी, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। तो उनको आप कैसा निकालते हो? वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेट नहीं दिया है ना। देखो, दिया हुआ है का मतलब क्या है? आप खुद ही लिख रहे हो यहाँ पे। इसके आप ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हो कि 5 इनपुट है, उनका 3 वेट है, 8 आउटपुट है, उनका कुछ 2 वेट है, 3 इंटरफेस है, उनका 1 वेट है, 2 क्वेरीज है, उनका 4 वेट है, और 4 का कुछ वेट है, वो भी 4 है। तो फिर आप क्या करोगे? 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, तब जाके आपको आपका एक यूएफपी मिलता है। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारा यूएफपी 100 आ रहा है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर जो है वो 20 यहाँ पर दी हुई है। तो आपका काम क्या है? आपको फंक्शन पॉइंट निकालना है। फंक्शन पॉइंट्स कैसे आप निकालते हो? वो फॉर्मूला यूज करके। फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू यूएफपी इंटू 0.65, यूएफपी इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर 20, 100 इंटू ये हो जाएगा 0.2
और इसमें ऐड करोगे तो 0.85 विच कम्स आउट टू बी 85। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट मतलब एफपी हमको मिल गया 85। देखिए एफपी मिल गया 85। अब अज्यूम करो कि जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो है 5 फंक्शन पॉइंट्स पर मंथ। ठीक है, तो 5 फंक्शन पॉइंट अगर आप पर मंथ कर सक रहे हो और 85 फंक्शन पॉइंट्स है, तो एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन क्या होगा आपका, मतलब एफर्ट कितनी लगेगी आपको? एफर्ट इज इक्वल टू 85/5 विच इज इक्वल टू 17 पर्सन मंथ्स। तो ऐसा आप कुछ भी वैल्यूज डालो, कुछ भी लिखो, यूएफपीए लिखो, बस फॉर्मूला सही लिख देना और फिर आंसर लिख के लास्ट में एक प्रोडक्टिविटी रेट बता सकते हो। आप बताना 6 इनपुट है, 4 आउटपुट है, 3 इंटरफेस है, उनका ये वेट है, उसके बेसिस पे यूएफपी 100 आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर हमने अज्यूम किया 20 है, फिर उसके बेसिस पे आप फंक्शन पॉइंट निकालते हो और लास्ट में एफर्ट निकाल के बता देते हो। तो इस तरीके से जो है ना फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन काम करता है। अब है ऑब्जेक्ट पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन। तो देखिए फंक्शन पॉइंट में हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे इनपुट, आउटपुट, क्वेरीज, डेटा फाइल्स कितने हैं। यहां पे आप क्या देखते हो, यहां पे आप स्क्रीन्स, रिपोर्ट्स, कंपोनेंट्स, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हो। ये एफपी से सिंपलर होता है क्योंकि ये सारी चीजें इजीली देखने को आपको मिलती है। लेकिन ये जो है ना ज्यादा करके यूजफुल होता है जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस पे, जहां पे आपको रिपोर्ट्स, कंपोनेंट्स, स्क्रीन्स काफी दिखते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो एप्लीकेशन होगा वहां पे आप ऑब्जेक्ट पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन अच्छे से यूज कर सकते हो। तो देखिए स्टेप्स कैसे है, सबसे पहले काउंट करो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ स्क्रीन वगैरह कितने हैं वो सब देखो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो उन्हें वेट्स के साथ टू गेट अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। जैसे ही वहां पे हम क्या निकाल रहे थे, यूएफपी, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स, यहां आप क्या निकाल रहे हो, अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। कैसे निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई देम बाय द वेट्स, मतलब स्क्रीन है, 4 स्क्रीन है, उनका वेट 2 है तो आप 4 इंटू 2 करोगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स 2 है, उसका वेट 3 है तो 2 इंटू 3 करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। तो ऐसा करते जाओगे तो आपको यूओपी मिल जाएगा, अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। फिर एडजस्ट फॉर रीयूज, ओपी इज इक्वल टू यूओपी इंटू 100 माइनस परसेंट रीयूज अपॉन 100। क्या है इसका मतलब, मान लो आपने कुछ चीजें रीयूज की हुई है, 20% जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है, मतलब स्क्रीन, मॉड्यूल, रिपोर्ट्स है, वो यूआई आपने उठा लिया है कहीं से, रीयूज किया है, तो आप उसे हटाते हो वहां से क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया ना, या फिर आप नहीं करने वाले हो। इसमें काम किया की बात नहीं है, इसमें सब आप क्या करने वाले हो, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि कितना आपको काम लगेगा। तो यहाँ पे जो रीयूज किया है वो हटाओ, फिर उसके बाद एफर्ट एस्टिमेट करो, एफर्ट इज इक्वल टू ओपी अपॉन प्रोडक्टिविटी रेट। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपोनेंट है, टाइप है, काउंट, वेट उसका दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो है अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट निकालना। तो वो कैसे निकालोगे आप, अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू, देखिए 5 इंटू 2, काउंट इंटू वेट है ना, 5 स्क्रीन है जिनका वेट 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10। तो देखिए उसका टोटल ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 20 जो आ जाएगा 36। तो हमारा जो यूओपी है, अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, वो हमको 36 मिल गया। अभी अगला जो हमको काम करना है वो है रीयूज देखना। रीयूज हमने कुछ किया होगा, तो मान लो हमने 20% रीयूज किया है, मैंने मेरे कोड के अंदर जो है 20% चीजें मैं कॉपी कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स जो है स्क्रीन, मॉड्यूल्स वगैरह अवेलेबल है 20% रीयूज करने के लिए, तो आप उसे यहां से हटाते हो। कैसे निकालोगे आप, अब ऑब्जेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू यूओपी इंटू 100 माइनस परसेंट रीयूज अपॉन 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यूओपी है हमारा 36 इंटू 100 माइनस 20% रीयूज किया है और अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 80 अपॉन 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 28.8 इसका आंसर आता है। देखिए फॉर्मूला से कर रहे हो, लॉजिकली देखो 36 आपके अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है, अज्यूम कर लो इसमें ना 20% काम रीयूज कर रहे हो आप, 20% चीजें रीयूज कर रहे हो, तो 36 का 10% क्या होगा, 10% कैसे निकालते हो आप, सीधा पॉइंट लगा देते हो एक डिजिट पहले, तो 3.6, तो 3.6 10% है तो 20% 7.2 होगा, तो इसमें से आप 7.2 माइनस कर दो,
वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, 7.2 माइनस करोगे 28.8 आएगा, बट जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है उसको हम डेसिमल में नहीं रख सकते, तो इसको अपना 29 कर देना, राउंड ऑफ कर दो। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हमारे 29 हमको मिल गए। अब हमको प्रोडक्टिविटी रेट पता होनी चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी रेट अज्यूम करो कि है, प्रोडक्टिविटी रेट कुछ भी आप अज्यूम कर लो, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो है 7 ऑब्जेक्ट पॉइंट्स पर मंथ हम बना सकते हैं। तो अगर 7 ऑब्जेक्ट पॉइंट पर मंथ आप बना सकते हो तो 29 को डिवाइड करो 7 से, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.14% मंथ्स। इस तरीके से देखिए ऑब्जेक्ट पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन आप करते हो। थोड़ा सा एग्जांपल भी देना प्रॉपरली, और थ्योरी भी थोड़ी सी लिख देना, जिसमें स्क्रीन्स मॉड्यूल्स वगैरह देखते हो आप, और बेसिकली वो जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, और फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन से आसान होता है। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन भी बहुत ईजी है। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन से आप सारे मॉडल्स याद करो, वाटरफॉल मॉडल वगैरह वगैरह। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग मॉडल बनाते हो, फिर उसके बाद कोड करते हो, टेस्टिंग करते हो, डिप्लॉयमेंट करते हो, वो सारी चीजें देखी थी ना, वही है यहाँ पे। यहाँ पे आप डेवलपमेंट प्रोसेस को फेजेस में डिवाइड करते हो, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग वगैरह, और उनके ऊपर कितना टाइम डालते हो आप, उस पे से एफर्ट एस्टिमेट करते हो। तो देखो स्टेप्स क्या है, सारे मेजर एक्टिविटीज इसमें पता करो कौन से, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट वगैरह। फिर उसके बाद एस्टिमेट करो एफर्ट हर एक्टिविटी के लिए। हिस्टोरिकल डेटा, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट जजमेंट का यूज करो। हिस्टोरिकल डेटा मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स, पास्ट प्रोजेक्ट्स। एक्सपीरियंस देखो और एक्सपर्ट का जजमेंट लो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग को कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद सबको ऐड कर दो तो आपको टोटल एफर्ट आपका पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल की तरफ देखिए, यहाँ पे प्रोसेस स्टेप दी हुई है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जिसको कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। तो आप ये सबका टोटल कर दोगे, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को मुझे 10 दिन लग रहे हैं, डिजाइन करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं, कोडिंग के लिए 30 दिन, टेस्टिंग के लिए 20 दिन, और डिप्लॉयमेंट के लिए 5 दिन। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो 20 40 40 प्लस 40 इज 80। तो यहाँ पे आपको 80% डेज जो है उसमें आपका काम हो जाएगा। ऐसा आप एस्टिमेट कर रहे हो प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन का यूज करके। अगला है एस्टिमेशन विथ यूज केसेस। तो देखिए यूज केसेस से वो सारी चीजें याद करिए, एक्टर बनाते थे आप, एक एक्शन होती थी उसकी, उसमें आप देखते थे यूज केसेस। जैसा लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें आप बुक सर्च करते हो, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। फिर बुक आप इशू करते हो, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप अगर टाइम पे नहीं दे पाते तो आपको फाइन देना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे आप एस्टिमेशन करते हो कि क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, उसके बेसिस पे आप टाइम अलोकेट करते हो। फाइन इशू करने के लिए इतने दिन, इसके लिए इतने दिन। देखिए सारे बहुत ही अलग है। फंक्शन पॉइंट्स में फंक्शन पॉइंट्स यूज कर रहे हो, इनपुट आउटपुट वगैरह। ऑब्जेक्ट पॉइंट में स्क्रीन्स, मॉड्यूल्स वगैरह आप देख रहे हो। फिर उसके बाद हमने पिछला जो देखा उसमें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह को टाइम दे रहे हैं। फिर लाइंस ऑफ कोड में लाइंस कितने कोड के, उसके बेसिस पे एस्टिमेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अलग मेथड है, तो वो मेथड भी देख लेंगे हम, यूज केसेस वाला। तो देखिए ये जो है ना एक काफी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जिसमें हम यूज केस पॉइंट्स का यूज करते हैं। ओके, पहले हम ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, फंक्शन पॉइंट्स, यहाँ पे यूज केस पॉइंट्स। तो ये एक्टर्स कंसिडर करते हैं और सिनारियोज देखते हैं, और सिनारियोज के बेसिस पे पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, और फैक्टर भी देखते हैं। तो देखो सबसे पहला आपका काम होता है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द एक्टर्स। यहाँ पे आपको एक्टर और एक्शन दो चीजें देखनी होती है, फिर जाके आपको अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स मिलते हैं। पहले हमको अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स डायरेक्टली मिल रहे थे ना ऐड करके। यहाँ पे दो चीजें है ना, एक्टर और वो। तो देखिए अगर सिंपल है कुछ, जैसा सिस्टम इंटरैक्ट कर रहा है एपीआई के थ्रू, तो वो सिंपल है, एक पॉइंट लगेगा। इंटरैक्टिव सिस्टम प्रोटोकॉल के वाया अगर इंटरैक्ट कर रहा है तो 2 पॉइंट लगेंगे। ह्यूमन इंटरैक्टिंग वाया यूआई के 3 पॉइंट लगेंगे। तो देखिए ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऐसे ही लिख देना 1 2 3 पॉइंट। और अब आप अनएडजस्टेड एक्टर वेट निकालते हो, यूएडब्ल्यू। ये देखिए ये पॉइंट्स आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, जस्ट देखो कि एवरेज को सिंपल से ज्यादा दे रहे हो और कॉम्प्लेक्स से कम दे रहे हो, ऐसा देना। तो यूएडब्ल्यू आप निकालोगे अनएडजस्टेड एक्टर वेट, इसके बाद आप अनएडजस्टेड यूज केस वेट निकालोगे, जिसमें आप यूज केस भी देखोगे। तो देखिए अगर 3 से कम ट्रांजैक्शन हो रहे तो 5 पॉइंट, 4 से 7 हो रहे तो 10 पॉइंट, 7 से ज्यादा अगर हो रहे तो 15 पॉइंट। फिर आप इसका सम करोगे, पिछले वाले का भी करोगे, और दोनों का
ऐड कर दोगे तो UUCP इज इक्वल टू UAW, मतलब अनएडजस्टेड एक्टर वेट प्लस अनएडजस्टेड यूज केस वेट। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, UUCP। जैसा पहले हमने UFP देखा, UOP देखा, वैसे ही हम यहाँ पे UUCP निकाल रहे हैं, अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स। फिर देखिए टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर आपको डिटरमिन करना पड़ता है। तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6 इंटू, नहीं 0.6 प्लस 0.01 इंटू टोटल टेक्निकल फैक्टर स्कोर। ठीक है, तो टोटल टेक्निकल फैक्टर स्कोर कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर निकालते हो। तो ये 13 टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, जैसा परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी वगैरह, क्या स्पीड है उसकी, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बेसिस पे आप 0 से 5 में कुछ ना कुछ वो देते हो, तो ये फॉर्मूला का यूज करके, तो ये जो आपका TCF का फॉर्मूला ये है। अभी इसी तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक होता है, डिटरमाइन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो EF इसमें आप निकालते हो, तो EF का जो फॉर्मूला है वो है 1.4 प्लस माइनस 0.3 इंटू टोटल इन्वायरमेंटल फैक्टर स्कोर। देखिए उसमें मैंने क्या लिखा था, वो वाला क्या फॉर्मूला था वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू 0.65 प्लस 0.01 इंटू टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर स्कोर। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके याद रखो, TCF EF ये दो चीजें आपको निकालनी होती है। तो 8 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसा टीम का एक्सपीरियंस वगैरह। तो 0 से 5 में उन्हें आप कुछ देते हो, ये फॉर्मूला यूज करना। तो इससे आपको TCF भी मिल जाएगा, EF भी मिल जाएगा। फिर आप फाइनली आपके यूज केस पॉइंट्स पे आ जाते हो, जो हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स थे, फिर उसके बाद फंक्शन पॉइंट्स थे। ये निकालना है यहाँ पे यूज केस पॉइंट्स। तो यूज केस पॉइंट्स का जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो होता है UUCP इंटू टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर इंटू इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये है UCP का, UUCP इंटू TCF इंटू EF, जो हमने पहले निकाला हुआ था। देखो आप जब एग्जांपल लिख रहे हो ना, तो ये पूरा सॉल्व करते मत बैठना, बस फॉर्मूलाज बताओ, बोलो हमने ये अज्यूम कर लिया, ये अज्यूम कर लिया कि TCF इतना है, ये अज्यूम कर लिया कि EF इतना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमने देखे और उनके बेसिस पे ये हमें जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर देखने को मिला। अब फिर एफर्ट एस्टिमेट करते हो आप, मल्टीप्लाई करो UCP को प्रोडक्टिविटी रेट से, प्रोडक्टिविटी फैक्टर से, तब आपको आपका फाइनली जो है एफर्ट पता चल जाएगी। तो एफर्ट इज इक्वल टू UCP इंटू PF। चलिए अभी एक एग्जांपल देखते हैं, उस पे से आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो एग्जांपल एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका काम क्या है, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करो एक्टर्स को। तो सबसे पहला एक्टर जो है हमारा वो है लाइब्रेरियन। इसका क्या काम है, कॉम्प्लेक्स है, ये ह्यूमन है, वाया UI इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसके 3 पॉइंट्स दे दिए हमने। फिर एक स्टूडेंट है, वो भी वाया UI कर रहा है, तो उसके 3 पॉइंट। और पेमेंट गेटवे वो कंप्यूटर में ही काम कर रहा है, तो उसको सिंपल। तो देखिए 3 + 3 + 1, तो यहां से हमें जो UAW है वो मिल जाता है 7। ओके, अनएडजस्टेड एक्टर वेट आपको मिल गया 7। इसके बाद अगला है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द यूज केसेस। अब यूज केसेस क्या है, बुक इशू कर रहे हो, तो ये एक एवरेज काम है, 5 स्टेप्स इसमें लग रहे हैं, तो आपने 10 पॉइंट दिए। फिर बुक रिटर्न करने का काम बहुत सिंपल है, 2 स्टेप्स है उसमें। फाइन देने का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें 15 पॉइंट दे रहे हो। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, अनएडजस्टेड यूज केस वेट इज इक्वल टू 10 + 5 + 15 which comes out to be 30, है ना। 10 + 5 + 15। तो देखिए अनएडजस्टेड यूज केस वेट भी मैंने निकाल दिया, और अनएडजस्टेड एक्टर वेट जो पहले था 7 था ना वो, हाँ। अब UUCP कैलकुलेट करना है। तो UUCP कैसे आप कैलकुलेट करते हो, देखिए UUCP इज इक्वल टू UAW प्लस U अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स है ना, ये UAW प्लस अनएडजस्टेड यूज केस वेट which is equal to 7 + 30 which is equal to 37। तो इस तरीके से अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स तो हमने निकाल दिए, जो पहले हम अनएडजस्टेड ऑब्जेक्ट पॉइंट और अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स वगैरह निकाल रहे थे वो भी हमने निकाल दिया।
अब देखिए हमको टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमें टोटल स्कोर यहाँ पे अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं कर रहे हैं हम, मतलब हम बोल रहे हैं कि हमने एस्पेक्ट्स देखे, परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी, ये सारे क्या है, ये टेक्निकल फैक्टर्स है आपके। परफॉर्मेंस कैसा है उसका, कितना यूजेबिलिटी है, और आपको टोटल स्कोर 20 का मिल गया। तो आपका टीसीएफ का जो फॉर्मूला है वो है 0.65, करेक्ट, 0.6 है, 0.6 प्लस 0.01 इंटू टोटल टेक्निकल फैक्टर स्कोर विच इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.01 इंटू 20। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए 0.01 इंटू 20 0.2 हो जाएगा, इंटू 2 यस, फिर इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.8। तो टीसीएफ यहाँ से हमने 0.8 निकाल दिया। फिर अगला जो है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल का फैक्टर का भी जो फॉर्मूला है वो होता है 1.4 प्लस माइनस 0.3 इंटू टोटल इन्वायरमेंटल फैक्टर स्कोर। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.3 इंटू, ये हमको देखिए 15 आया हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पे। हमने देखे फैक्टर्स, मोटिवेशन, स्टेबिलिटी वगैरह, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, तो हमको 15 पता चला। और जैसे ही हमको ये 15 पता चला, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो मिल जाएगा 0.95। ओके, तो इस तरीके से ये भी हमने निकाल दिया। अब फाइनल यूसीपी निकालना है। तो फाइनल यूसीपी कैसे निकालते हो, देखो, यूसीपी इज इक्वल टू यूयूसीपी इंटू टीसीएफ इंटू ईएफ विच इज इक्वल टू, सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 37 इंटू 0.8 इंटू 0.95, 37 इंटू 0.8 इंटू 0.95, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आ जाएगा 562, नहीं सॉरी, 28.12 आपका जो आंसर आता है। ओके, तो अनएडजस्टेड केस पॉइंट्स हमको 28.12 मिल गए, सॉरी अनएडजस्टेड केस पॉइंट्स नहीं, यूज केस पॉइंट्स है। ओके, तो यूज केस पॉइंट्स भी हमने निकाल दिए। अब देखिए प्रोडक्टिविटी फैक्टर जो है हमको दिया हुआ है 20 आवर्स पर यूसीपी, मतलब हर यूसीपी पे आपको 20 घंटे लगने वाले। तो अगर हर यूसीपी पे 20 घंटे लगेंगे तो आप क्या करोगे, 28.12 इंटू पीएफ करोगे, मतलब यूसीपी इंटू पीएफ, तो आपको एफर्ट मिलेगी ना। तो एफर्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो एफर्ट जो है इस तरीके से होगी 28.12 इंटू 20, तो इसका जो आंसर है वो है 562.44। ठीक है, तो इस तरीके से इतना लंबा काम करने के बाद आपको एफर्ट आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो इसमें चीजें थोड़ी सी ऐड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका काम होता है अनएडजस्टेड एक्टर वेट निकालना, फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद आप क्या निकालते हो, अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स निकालते हो आप। फिर उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करते हो। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको अनएडजस्टेड यूज केस, अच्छा ये, हाँ, अनएडजस्टेड यूज केस वेट है। तो अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स आपको कहां से मिलते हैं, यूएडब्ल्यू और यूयूसीडब्ल्यू को ऐड करके। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स मिलते हैं। फिर इसके बाद जो है अगला वो होता है टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर निकालना। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर निकालते हो आप। फिर वहां पे आप कुछ अज्यूम करना है कि वहां पे भी एक होता है ना टोटल टेक्निकल फैक्टर स्कोर। सारे टेक्निकल फैक्टर्स हम देख लिए और हमको पता चला कि 20 टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर स्कोर निकला है। तो वो इसके फॉर्मूला में आप यूज करके टीसीएफ निकालोगे। फिर उसके बाद आप ईएफ निकालोगे। फिर टीसीएफ और ईएफ निकालने के बाद जाके आपको आपका यूज केस पॉइंट्स जो है वो मिलते हैं। तो यूज केस पॉइंट्स आपको जैसे ही मिल गए, इसके बाद आपको एफर्ट ही निकालना पड़ता है। तो एफर्ट का यही फॉर्मूला है, यूज केस पॉइंट इनटू पीएफ। तो सेवेंथ चीज देखिए, एफर्ट निकालना है। थोड़ा सा इसमें स्टेप्स बढ़ रहे हैं ये वाले चीज में, यूज केस वाला क्वेश्चन अगर आता है तो, बट इवन देन आप देख लेना इसमें। अब आते हैं रिकंसाइलिंग एस्टिमेट्स। तो देखिए सारे एस्टिमेट्स आप देखते हो अलग अलग टाइप के, और फिर उसको एवरेज लेके एक निकाल देते हो। जैसा देखो, when multiple estimation techniques give different results, the teams reconcile them to reach a balanced estimate। जैसा देखो, लाइंस ऑफ कोड से हमने एस्टिमेशन किया तो हमको पता चला 6 महीने में काम होगा। फंक्शन पॉइंट एस्टिमेट किया तो 7.5 महीने लग रहे हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन किया तो 5 महीने लग रहे हैं।
और फाइनल रिकंसाइल्ड एस्टिमेट हमें यहाँ पे 6.5 मंथ्स आ रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, इनको ऐड करके आप 3 से डिवाइड कर देना, तो मतलब एक एवरेज निकाल रहे हो आप तीनों के बेसिस पे। तो 6.5 महीने सब फैक्टर्स को रखते हुए आप एक रिकंसाइल्ड एस्टिमेट निकालते हो। तो रिकंसाइलिंग अगर आ गया तो आप वही बोलना कि सारे एस्टिमेशन टेक्निक्स हमने देखे, सब अलग अलग बता रहे थे, तो हमने एक एवरेज ले लिया उनमें से। अब आते हैं एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स पे। तो देखिए एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स क्या करते हैं, ये एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल जजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि कोई फॉर्मूलाज के ऊपर। कोई थेरेटिकल फॉर्मूला से ये काम नहीं करते। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं जब प्रिसाइज डेटा अनअवेलेबल होता है, लेकिन एक रीजनेबल एस्टिमेट आपको चाहिए। तो प्रिसाइज डेटा नहीं है तो आपको एक्यूरेसी भी उतनी नहीं मिलेगी, बट एक रीजनेबल एस्टिमेट आपको चाहिए तो आप यूज करते हो। और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह इसमें नहीं होते, थेरेटिकल फॉर्मूलाज के बदले यहाँ पे प्रैक्टिकल जजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप एजुकेटेड गेसेस और कॉमन सेंस लगा के सोचते हो कि ये चीज को कितना टाइम लगेगा। फिर एस्टिमेटेड वैल्यूज एलओसी और एफपी की भी आप इसमें अज्यूम करते हो। फिर उसके बाद 3 पॉइंट एस्टिमेशन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का एस्टिमेशन मॉडल यूज किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू ओ प्लस 4m प्लस p अपॉन 6। जहां पे मैंने बताया था o क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, m क्या होता है मोस्ट लाइकली वैल्यू, और p होता है पेसिमिस्टिक वैल्यू। पेसिमिस्टिक मतलब निगेटिव, m मतलब बीच की मोस्ट लाइकली, और o होता है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोच के आप कर रहे हो। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टिमेशन मॉडल्स। तो देखिए एस्टिमेशन मॉडल्स क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे आपको देते हैं ताकि आप एफर्ट, रिसोर्सेस, टाइम वगैरह ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए प्रेडिक्ट कर पाओ। फिर डिफरेंसेस होते हैं उनके अप्रोच में, जैसे एलओसी बेस्ड, एफपी बेस्ड, यूज केस बेस्ड। बहुत सारे मॉडल्स जो है कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्म का यूज करते हैं, तो उनके डिफरेंसेस भी होने दो, बट एक चीज होती है। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, मोस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है वो देखिए आपका फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है। इट इज effort is equal to a into size to the power b। ओके, आप स्मॉल लेटर लिखो, कैपिटल लेटर लिखो, डजेंट मैटर। एफर्ट जो है आपका प्रेडिक्टेड एफर्ट होता है जो पर्सन मंथ्स में आप ले रहे हो। साइज मतलब सॉफ्टवेयर का साइज, एलओसी या एफपी के अंदर। ए और बी ये कांस्टेंट्स होते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा से आप डिराइव करते हो। पहले के आप पास्ट प्रोजेक्ट्स देखते हो और वहां से ए और बी की वैल्यू निकालते हो। तो जनरली जो है ना बहुत सारे एस्टिमेशन मॉडल्स ये फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू साइज टू द पावर बी। फिर अगर हम बात करें ऑप्शनल एक्सटेंशंस की, तो मेनी मॉडल्स इंक्लूड एडजस्टमेंट फैक्टर्स टू इंप्रूव एक्यूरेसी। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, ईएएफ। मतलब ये फॉर्मूला के अंदर ना आप अगर ईएएफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये होता है एडजस्टमेंट फैक्टर। मतलब ये अगर नहीं सही लग रहा है, इसमें आपको कुछ और एडजस्ट करना है, तो आप उसको उससे भी मल्टीप्लाई करते हो। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर उसे कहा जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर आप उसको वो करते हो, जैसे प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, ये सारी चीजें, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, टीम का क्या कितना एक्सपीरियंस है, टीम का अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर टूल यूसेज कैसा कर रहे हो आप, रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी कितनी है, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे आप एक एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के लाते हो और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हो उस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू a into size to the power b into EAF। ओके, अभी अगला अगर हम देखें तो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। अज्यूम करो 3000 लाइन ऑफ कोड साइज है सॉफ्टवेयर का, और कांस्टेंट्स दिए हुए हैं a इज इक्वल टू 2.5 और b इज इक्वल टू 1.05। तो इसका फॉर्मूला क्या है एफर्ट का, एफर्ट इज इक्वल टू a इंटू साइज टू द पावर b विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3000 टू द पावर 1.05। तो इसका जो फॉर्मूला है मैंने दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9692.5 पर्सन आवर्स। ठीक है, तो एस्टिमेशन मॉडल का जनरल स्ट्रक्चर अगर आपको पूछा जाता है तो जनरली आप जो है ये चीजें में बात करोगे, एफर्ट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं और आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आते हैं कोकोमो 2 मॉडल के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पेपर्स में इस पे
क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ओके, तो ये सेकंड वर्जन है, पहला भी है 1981 वाला, उस पे क्वेश्चन नहीं आते, वो है भी नहीं सिलेबस में, बस डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कोकोमो 1981 एंड कोकोमो 2 1997 का ये। ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है जिससे भी आप एफर्ट प्रेडिक्ट करते हो, शेड्यूल कॉस्ट वगैरह प्रेडिक्ट करते हो। ये एवोल्यूशन है ओरिजिनल कोकोमो मॉडल का। पुराना वाला था ये मॉडल जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कम थी, बट इसमें बेटर, इट इज बेटर सूटेड फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए, कोकोमो 2 मॉडल का यूज कर सकते हो आप मॉडर्न सॉफ्टवेयर के अंदर। ये पुराने जमाने के जो सॉफ्टवेयर थे उसके लिए ये एस्टिमेशन मॉडल काफी यूजफुल था, लेकिन अभी के हिसाब से, अभी के प्रैक्टिसेस के लिए आप ये यूज करते हो। जैसा ये बस वाटरफॉल मॉडल फॉलो करता था, यहाँ पे हमको अलग अलग मॉडल्स यूज करना है, इटरेटिव मॉडल यूज करना है या फिर अजाइल मॉडल यूज करना है, वो सारी चीजें हम कोकोमो 2 मॉडल के अंदर यूज कर सकते हैं। इटरेटिव, अजाइल, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट किया जा सकता है। फिर देखिए की फीचर्स ऑफ कोकोमो 2, तो यहाँ पे जो है की फीचर्स दिए हुए, सपोर्ट्स मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये मेन पॉइंट है, ये उसके सब पॉइंट्स है एक्चुअली। तो ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ये इसका मेन पॉइंट है। देखो, कोकोमो वाला जो है फर्स्ट वाला मॉडल, वो नहीं सपोर्ट करता मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, क्योंकि इसमें रीयूज करते हो आप, उसमें कम से कम रीयूज किया जाता था पहले, अभी आप बहुत सारी चीजें रीयूज करते हो। तो ये कोकोमो 2 के अंदर आप अच्छे से बता सकते हो। फिर प्रोटोटाइप्स बनाना, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करना, ये चीजें की जा सकती है। फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई वेब बेस्ड या फिर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या है, सीधा आप लाइब्रेरीज वगैरह उठाते हो, इसका एग्जांपल मैंने दिया था पेपाल का एसडीके। तो ऐसी कुछ चीजें आप उठाते हो और आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हो, तो फिर वो होता है कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। तो ये आपको डालना है, तो वो आप कोकोमो 2 मॉडल में अच्छे से बता सकते हो। देखिए, ये मॉडल है क्या, ये एस्टिमेशन मॉडल है, आपको एस्टिमेट करना है कितना टाइम, पैसा वगैरह लगेगा। तो अगर आपको पता है मैं ये चीजें रीयूज करने वाला हूं, मैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूं, तो ये सारी चीजें लेकर एस्टिमेट करना सिर्फ कोकोमो 2 के अंदर पॉसिबल है, फर्स्ट वाले में ये नहीं था। फिर 3 सब मॉडल्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टेजेस के इसके अंदर। देखिए, ये 1 2 3 एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल होता है, जिसके अंदर प्रोटोटाइपिंग, और ये जनरली जीयूआई बेस्ड एप्स के लिए यूज किया जाता है। सब मॉडल्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो देख लीजिए एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल। फिर है अर्ली डिजाइन मॉडल, जिसमें हाई लेवल आर्किटेक्चरल डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर उसके बाद एक पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डेवलपमेंट है। पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल आप तब यूज करते हो जब सारे रिक्वायरमेंट सेट है, मतलब बस यही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये उठाओ और काम करो, तो आप पूरा डिटेल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस तक भी जा सकते हो बाय यूजिंग द पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल। तो इसमें स्केल फैक्टर्स और कॉस्ट ड्राइवर्स का यूज किया जाता है। तो अलग अलग स्केल फैक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसा रिलायबिलिटी हो गई वगैरह वगैरह, टीम का क्या एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप मॉडल के अंदर उन्हें यूज करते हो, तो आपको पता चलता है कि कितना टाइम और पैसे वगैरह आपको लगेंगे। तो वन बाय वन हम सब मॉडल्स देखते हैं। पहला है एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल, ठीक है। तो ये कब यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर हेवी जीयूआई डेवलपमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट जहां पे बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आप एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल यूज करोगे। एस्टिमेशन जो है ना, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के बेसिस पर होता है, और यहाँ पे अगर आप एफर्ट्स निकालना चाहो तो एफर्ट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया जाता है एनओपी, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी रेट, ठीक है। तो अगर एफर्ट आपको निकालना है एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल में, तो आप ऐसे निकालोगे। तो एनओपी मतलब न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, जो भी आप ऑब्जेक्ट पॉइंट्स ऐड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, स्क्रीन्स, मॉड्यूल्स वगैरह वगैरह। और प्रोडक्टिविटी कैसे पता करोगे, एक्सपीरियंस और टूल्स से, कि ये काम को कितनी प्रोडक्टिविटी लगती है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट को कितने महीने लगेंगे, 7 ऑब्जेक्ट पॉइंट को 1 महीना लग रहा है, ऐसी कुछ प्रोडक्टिविटी रेट होगी, तो उसको आप उससे डिवाइड करोगे। अगला है अर्ली डिजाइन मॉडल। ये यूज किया जाता है जब आपको हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर आपको पता होता है। तो ये अगर चीजें पता है देन यू कैन यूज द अर्ली डिजाइन मॉडल। ये यहाँ पे फंक्शन पॉइंट्स या फिर लाइन ऑफ कोड का यूज किया जाता है। देखिए, पहला वाला जो मॉडल था एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल, उसमें क्या यूज कर रहे थे हम, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। यहाँ पे आप फंक्शन पॉइंट्स और लाइंस ऑफ कोड का यूज करते हैं और उसके बेसिस पे
एस्टिमेशन करते हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू साइज टू द पावर ई इंटू ये जो है ना कैपिटल पाई होता है। देखिए जैसा हमारा समेशन होता है ना, समेशन क्या होता है, सम के लिए होता है ना, आई इज इक्वल टू 1 to 6, मतलब आप यहाँ पे कुछ तो दिया होगा x, तो समेशन आप x का निकालते हो कहां तक, 6 तक, 6 की जो भी वैल्यू होगी x की। तो ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अगर आप इसके जगह पे ये यूज करो तो 1 से लेके 6 तक आप मल्टीप्लाई करते हो, तो x की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यहाँ पे आप क्या करते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यही चीज है बस मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था। एफर्ट इज इक्वल टू n टू साइज टू द पावर c इंटू आई इज इक्वल टू 1 से लेके 7 तक यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे 7 कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, ओके। और e जहां पे देखिए a हमारा एक कांस्टेंट होता है जो यूजुअली 2.94 लिया जाता है। साइज मतलब आपके सॉफ्टवेयर का साइज जो जनरली KLOC में होता है। देखिए एस्टिमेट्स किसके बेसिस पे, फंक्शन पॉइंट और लाइन ऑफ कोड के, तो जनरली साइज लाइन ऑफ कोड में ही दिया जाता है या फिर FP में भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये E क्या है, ये है स्केल फैक्टर, मतलब जो भी फैक्टर्स होंगे आपके सॉफ्टवेयर के, टेक्निकल फैक्टर्स वगैरह, उसके बेसिस पे आप कुछ देते हो ये फैक्टर। फिर ये है i इज इक्वल टू 1 से 7 तक, और ये एफर्ट मल्टीप्लायर्स है, ये जो EM है ये आपके एफर्ट मल्टीप्लायर्स है, जिसके अंदर अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से, जो मैंने बताए थे आपको, टीम एक्सपीरियंस हो गया, कुछ रिस्क से रिलेटेड हो गया, कितनी यूजेबिलिटी है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है आपके सॉफ्टवेयर की, ये सारी चीजें एफर्ट मल्टीप्लायर्स में आते हैं। तो ये फॉर्मूला है उसका, और इसका भी सेम फॉर्मूला है। देखिए ये पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। जब आपको रिक्वायरमेंट सब पता है कि क्या काम एग्जैक्टली करना है, तब आप इसे यूज करते हो। फॉर्मूला इसका अर्ली डिजाइन से सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे 17 कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देखिए एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू साइज टू द पावर ई इंटू पाई, i इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे 17 लिखोगे, पहले हमने 7 लिखा था, फिर यहाँ पे एफर्ट मल्टीप्लायर्स। ये फॉर्मूला है फॉर पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल, तो ये भी याद रखिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, 17 कॉस्ट ड्राइवर्स है ना, पहले 7 थे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, रीयूज, टूल सपोर्ट वगैरह ऐसे कुछ ऐड होते हैं, तो ये 17 हो गए। अब की पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए एक है स्केल फैक्टर और एक है एफर्ट मल्टीप्लायर्स। तो स्केल फैक्टर क्या है, हमारे फॉर्मूले में जो हमें ई दिख रहा था ना, वो है ये सारे स्केल फैक्टर्स, और फॉर्मूले में जो आपको EM दिख रहा था एफर्ट मल्टीप्लायर्स, वो ये सारे एफर्ट मल्टीप्लायर्स हैं, और ये स्केल फैक्टर्स। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंटेडनेस, ठीक है। ये सारे नहीं दिए हुए स्केल फैक्टर्स, क्योंकि वो तो 17 वगैरह है, बट मेजर यहाँ पे दिए हुए। तो प्रेसिडेंटेडनेस का मतलब क्या है, प्रेसीडिंग का मतलब क्या है, पुराना। तो पुराने डेटा से कितना सिमिलर है ये, वो आप देखते हो। अगर ज्यादा सिमिलर होगा तो आपको काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वही चीजें आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दोगे। तो प्रेसिडेंटेडनेस आप देखते हो। फिर देखते हो डेवलपमेंट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी चीजें जो है ना आप इजीली कर पा रहे हो उसमें। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर और रिस्क रेजोल्यूशन, रिस्क आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कितने रिस्क आपको पहले आ रहे हैं, कैसा एनालाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद है टीम कोहेजन, टीम के अंदर कैसा काम चल रहा है, कितना मतलब एक दूसरे को काम सही से दिया गया है क्या, वो सारी चीजें इसमें आती है। फिर प्रोसेस मैच्योरिटी है जो CMMI लेवल आपका बताता है, ओके। तो ये कुछ स्केल फैक्टर्स आप याद रखिए। फिर एफर्ट मल्टीप्लायर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है प्रोडक्ट फैक्टर्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होंगे कि आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है उसकी, उसका साइज कितना है, डेटा बेस साइज कितना है। फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म के फैक्टर्स, जो भी कंस्ट्रेंट्स होंगे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। फिर पर्सनल फैक्टर्स, मतलब लोगों से रिलेटेड, मतलब टीम की कितनी कैपेबिलिटी है, टीम क्या आपका काम कर पा रही है, टीम का एक्सपीरियंस कितना है वो काम करने के लिए। और फिर प्रोजेक्ट फैक्टर्स, जिसके अंदर टीम्स को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, टूल्स का क्या यूज किया है, वो सारी चीजें इसमें आती है। फिर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए ये काफी एक्यूरेट है, ओरिजिनल कोकोमो मॉडल से, और फ्लेक्सिबल है अक्रॉस डिफरेंट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, अलग अलग मेथोडोलॉजीज से। फिर ये एडजस्ट करते हो आप टीम, ये मतलब टीम स्किल
टूल्स और प्रोजेक्ट रिस्क्स भी इसमें देखे जाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आप देखते हो, उसके बेसिस पे एस्टिमेशन करते हो, इसलिए एस्टिमेशन की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। जितना टाइम आपने एस्टिमेट किया ना, उतने टाइम में आपका काम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो देखिए काफी एक्यूरेट है, फ्लेक्सिबल है काफी, अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज कर सकते हो। जैसा उसमें सिर्फ वाटरफॉल मेथड यूज कर सकते हो आप कोकोमो मॉडल में, इसमें आप इटरेटिव, अजाइल वगैरह यूज कर सकते हो। ये टीम स्किल वगैरह भी देखता है, तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो सबसे पहला है कि इसको एक्यूरेट साइज एस्टिमेशन चाहिए। एलओसी और एफपी का यूज करते हो आप, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें, बट अगर एक्यूरेसी नहीं आती है एलओसी एफपी से, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसके बाद है ना, ये कॉस्ट ड्राइवर्स के लिए एक्सपर्ट जजमेंट इसको लगता है। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? तो देखिए कॉस्ट को ड्राइव करने वाले पैसे से रिलेटेड चीजें, जैसा टीम एक्सपीरियंस हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपके प्रोडक्ट की, साइज हो गया सॉफ्टवेयर का, तो ये सारी चीजें आती है कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर, जिससे कॉस्ट चेंज होता है आपका। लेस एक्यूरेट फॉर वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां पे ये एक्यूरेसी इसकी कम होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। अभी हम ना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कोकोमो मॉडल एंड द कोकोमो 2 मॉडल, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये 1981 का मॉडल है। पर्पस क्या है इसका? इसको आप यूज करते हो कॉस्ट एफर्ट फॉर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स के लिए, पुराने जमाने के प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज करते हो। इसको आप मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हो। फिर डेवलपमेंट मॉडल जो है, यहाँ पे वाटरफॉल यूज किया जाता है। यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग यूज कर सकते हो, जैसे इटरेटिव, अजाइल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। फिर एस्टिमेशन यहाँ पे बस लाइंस ऑफ कोड के बेसिस पे होता है। यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के बेसिस पे आप एस्टिमेशन कर सकते हो। फिर टाइप्स और लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। और यहाँ पे देखिए 3 सब मॉडल्स देखे थे ना हमने, एप्लीकेशन कंपोजिशन, अर्ली डिजाइन और है पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल, जो तीनों अपना अपना काम करते हैं। जैसे ये छोटा अगर प्रोजेक्ट है तो आप यूज करते हो, ये थोड़ा मीडियम साइज का है, और ये अगर बहुत ही हाई एंड आपको बनाना है, ये हाई लेवल आर्किटेक्चर होता है, और ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट्स रेडी है तब आप यूज करते हो। फिर सपोर्ट क्या है रीयूज का? यहाँ पे बहुत लिमिटेड सपोर्ट होता है रीयूज का, क्योंकि सब कुछ नए से ही बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे रीयूज बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, और कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स का भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। फिर टूल और मेथड इंटीग्रेशन की बात करें तो वो कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स का अच्छे से आप यूज कर सकते हो। फिर कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिंपल मॉडल्स होते हैं जिनका कुछ फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और डिटेल्ड एस्टिमेशन आपको देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे हैंडल की जाती है। कॉस्ट ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे 15 कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, यहाँ पे 22 कॉस्ट ड्राइवर्स और 5 स्केल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्केल फैक्टर्स जो हमने देखे थे, प्रेसिडेंटेडनेस, टीम कोहेजन, रिस्क हैंडलिंग, ये सब कुछ। मॉड्यूलैरिटी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ मॉड्यूलैरिटी का सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद करिए, कुछ पॉइंट्स तो आप बिल्कुल लिख ही सकते हो पेपर में। अगला जो है वो है टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल मोड्स। ठीक है, तो जैसा आपने वो 3 मॉडल्स देखे ना, सब मॉडल्स इसके, एप्लीकेशन वाला और फिर अर्ली डिजाइन और पोस्ट आर्किटेक्चर, तो वैसे ही टाइप में इसके मोड्स भी। जो ऑर्गेनिक मोड होता है ना, वो सबसे छोटा वाला मोड है, सबसे इजीएस्ट। यहाँ पे छोटा सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो आप ऑर्गेनिक मोड का यूज करते हो। टीम आपकी छोटी सी होती है, गुड एक्सपीरियंस होता है उनको एक फेमिलियर डोमेन में काम करने का। सिंपल अकाउंटिंग या इन्वेंट्री सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तब आप ऑर्गेनिक मोड यूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, आसान सा काम होता है। इन हाउस डेवलपमेंट, इन हाउस डेवलपमेंट का मतलब है पूरा का पूरा काम वही स्पेसिफिक कंपनी में होता है, ऐसा नहीं कि आप बाहर से कोई लोगों को ले रहे हो। तो इन हाउस डेवलपमेंट क्योंकि काम आसान है ना, वहीं का वहीं किया जा सकता है, और कंस्ट्रेंट्स भी बहुत कम होते हैं यहाँ पे, लिमिटेशंस मतलब, क्योंकि काम ही ज्यादा नहीं है तो लिमिटेशंस कहां से आएंगे। सेमी डिटैच्ड मोड है अगला वाला। तो ये क्यों यूज किया जाता है? ये मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जो मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर टीम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड भी लोग आपको देखने को मिलेंगे और लेस एक्सपीरियंस्ड भी, मतलब उनका जो उनको कम काम दिया जाएगा, इनको उनके हिसाब से काम दिया जाएगा। पेरोल सिस्टम्स बना रहे हो, डेटाबेस एप्लीकेशंस बना रहे हो, तब आप यूज करना सेमी डिटैच्ड मोड। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो देखिए, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सिटी, पहला क्या था? ऑर्गेनिक मोड विद लेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेमी डिटैच्ड मोड की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? इंटरमीडिएट। फिर है बैलेंस ऑफ फेमिलियरिटी एंड अनफेमिलियरिटी, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। और फिर ज्यादा एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक मोड से।
अगला जो है वो है एम्बेडेड मोड। एम्बेडेड मोड क्यों यूज किया जाता है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। देखिए, सिंपल सिस्टम्स, मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जिनका टाइट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स है। लार्ज टीम्स ऑफन विथ मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अलग अलग डिसिप्लिन के लोग होते हैं क्योंकि उनको वो स्पेसिफिक काम कर पाए वहां पे, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बड़ा होता है एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम्स बनाना, डिफेंस सॉफ्टवेयर बनाना, एरोस्पेस सिस्टम्स बनाना, देखिए बड़ी चीजें हो गई। पहले तो बस इन्वेंटरी सिस्टम बना रहे थे ऑर्गेनिक मोड में, फिर बाद में हम थोड़ा पेरोल सिस्टम पे गए सेमी डिटैच्ड मोड में, और अभी हम एरोस्पेस सिस्टम वगैरह बड़ी चीजें बना रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, रिजिड स्टैंडर्ड्स होती हैं और डेडलाइंस भी काफी टाइट होती है यहाँ पे। ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए डेवलप किए जाते हैं। अगला जो है वो है प्रिपेयरिंग रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक सेकंड में आप इजीली आप समझ जाओगे। आरटीएम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स को लिखता है और उन्हें टेस्ट केसेस के साथ चेक करता है कि ये काम कर रहे हैं क्या। अगर वो काम कर रहे हैं तो आप एक स्टेटस कॉलम भी बनाते हो जिसमें आप लिख रहे हो ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है पर इस पे हमारा काम चालू है, ये अभी तक हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें आप मॉनिटर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हो। तो देखिए क्या हेल्प करता है ये, कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट हो गए क्या। रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? आप रिक्वायरमेंट्स लिखते हो ना सबसे पहले कि स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, वो इंप्लीमेंट हुए क्या, सारे रिक्वायरमेंट टेस्ट हुए क्या, और जो स्टेटस है डेवलपमेंट का और टेस्टिंग का वो भी यहाँ चेक किया जाता है। अगला देखें तो क्या क्या स्टेप्स है। देखिए, पहला काम है आपका रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, स्टेक होल्डर से बात करो। उसके बाद रिक्वायरमेंट आईडीज दो उन्हें। रिक्वायरमेंट आईडी जैसा R1 है, ये रिक्वायरमेंट लॉगिन सिस्टम बनाना है, R2 है उसको इनवैलिड अगर पासवर्ड है तो एक रीसेट की लिंक देना है। ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई करो। जैसा अगर पासवर्ड कोई भूल जाता है तो टेस्ट केस में आप उसको एक रीसेट पासवर्ड की लिंक दोगे, वो काम कर रहा है क्या, आप लिंक देना। फिर मैप करो रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट केसेस के साथ, मतलब रिक्वायरमेंट और टेस्ट केसेस को वहां लिख दो वो मैट्रिक्स के अंदर। फिर स्टेटस कॉलम ऐड करो। स्टेटस कॉलम क्यों यूज किया जाता है? स्टेटस कॉलम यूज किया जाता है कि वो काम कर रहा है या नहीं चेक करने के लिए। रिक्वायरमेंट जो बोली गई है इफ इट्स वर्किंग और नॉट, उसके लिए आप यूज करते हो। फिर है बस उसे कंटिन्यूअसली अपडेट करो जैसे जैसे आप काम कर रहे हो। चलिए एग्जांपल देखिए, आरटीएम टेबल है आपका, ये रिक्वायरमेंट आईडी है हमारी पहले R1, यूजर जो है सिक्योरली लॉगिन करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, टेस्ट केस क्या होनी चाहिए आपकी, आप वैलिड लॉगिन करके चेक करोगे। अगर ये वैलिड लॉगिन आप कर पा रहे हो देन द स्टेटस विल बी शोन एज पास। और अगर अगला देखिए, अगला रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी। अगर पासवर्ड भूल गए तो क्या, तो फिर आप एक टेस्ट पासवर्ड की रीसेट लिंक दोगे टेस्ट केस में। अगर ये काम कर रहा है तो आप पास लिख दोगे, लेकिन आप उस पर अभी काम कर रहे हो सो यू विल राइट इट एज इन प्रोग्रेस। फिर अगला जो है वो है अगला रिक्वायरमेंट विच इज R3, डिस्प्ले डैशबोर्ड एंड लॉग आफ्टर लॉगिन। मतलब जैसे ही आपने लॉगिन कर दिया वहां पर डैशबोर्ड दिखना चाहिए। अभी अगर मैंने उसका काम किया ही नहीं तो टेस्ट डैशबोर्ड विजिबिलिटी में करूंगा, तो अगर वो विजिबल नहीं हो रहा है लॉगिन करने के बाद तो मैं फिलहाल नॉट रन लिख दूंगा। बट आगे आगे जैसा काम होगा आप स्टेटस को चेंज करते जाओगे। जैसा इन प्रोग्रेस को आप बाद में पास कर दोगे या नॉट रन को इन प्रोग्रेस करोगे, तो ये सारी चीजें आरटीएम टेबल के अंदर की जाती है। बेनिफिट्स ऑफ आरटीएम की अगर मैं बात करूं तो ये इंश्योर करता है कंप्लीट टेस्ट कवरेज। यहाँ पे आपको इम्पैक्ट एनालिसिस से भी हेल्प होती है जब रिक्वायरमेंट्स बदले जाते हैं। अगर स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं कि हमको अलग रिक्वायरमेंट चाहिए या नए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके चेंज करने से, वो आप रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर समझ सकते हो। ऑडिटिंग और वैलिडेशन आसान हो जाता है। वैलिडेशन आप अच्छे से कर सकते हो। ऑडिटिंग का मतलब होता है वही चेक करना सब कुछ सही है क्या वो देखना, उसको आप बोलते हो ऑडिटिंग। ये क्या करता है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखिए ना, रिक्वायरमेंट्स आप देख रहे हो, साथ ही में टेस्टिंग कर रहे हो, उसमें आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तो सारी चीजें यहाँ पे एक साथ होती है। ओके, तो ये तो हमारा हो ही गया। अभी हम अगले टॉपिक पे जाते हैं विच इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अब देखिए, अभी जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो प्रोजेक्ट को आप शेड्यूल कैसा करते हो वो अभी इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, टाइम वगैरह मैनेज करना, ये सब कुछ चीजें से आप प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हो। ठीक है, कि ताकि आपको दिए हुए डेडलाइन में और जो एलोकेटेड आपके रिसोर्सेस है उनका यूज करके आप सब कुछ काम टाइम के अंदर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको शेड्यूलिंग की जरूरत है।
क्या डिफाइन करता है शेड्यूलिंग? देखिए, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ। क्या टास्क करने, कब किए जाएंगे वो, मतलब कब तक आपको करने हैं, और उन्हें कौन करेगा, और साथ में ही हर टास्क को कितना टाइम लगेगा, ये चीजें आपको उसमें देखनी है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, सबसे पहला है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन, देखो कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, कंपार्टमेंट्स बनाना, डिवाइड कर देना प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क के अंदर। अगर आप छोटे टास्क के अंदर उसे डिवाइड करोगे तो उस स्पेसिफिक टास्क को कितना शेड्यूल आपको करना है, कितना टाइम देना है, वो आप समझ पाओगे। फिर है इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मतलब आपसी में डिपेंडेंट एक दूसरे पर रहना। तो कौन किस पे डिपेंडेंट है अगर आपको पता है तो आप वो हिसाब से उनका सीक्वेंस बना सकते हो। जैसा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोडिंग के बाद ही आप टेस्टिंग करोगे ना, ऐसा नहीं कि पहले टेस्टिंग करके बाद में कोडिंग करोगे। तो ऐसी सीक्वेंस आपको बनाना है, तो इंटरडिपेंडेंसी इज वन पॉइंट। फिर है टाइम अलोकेशन। टाइम अलोकेशन का मतलब है कि कितना टाइम आप दे रहे हो। एक स्टार्ट टाइम देते हो आप कि इस तारीख को आपको स्टार्ट करना है और ये डेट तक आपको फिनिश करना है, टाइम अलोकेट करना। फिर सारे एफर्ट्स को वैलिडेट करो कि जो आपने टाइम एस्टिमेट किया हुआ है क्या वो पॉसिबल है, तो वो वैलिडेट करना हो गया। वैलिडेट अगर कर पा रहे हो कि हाँ हो सकता है, देन इट्स ओके। फिर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक बंदे को आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है, वो आपको देना है। फिर है डिफाइंड आउटकम्स। इसका मतलब है कि जो भी काम हो रहा है जिस भी डेट पर, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आउटकम आपको मिलना चाहिए। या तो आपको कुछ तो कोड मिलनी चाहिए उस दिन, या आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलनी चाहिए, या कुछ रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ काम हो गया, थोड़ा ज्यादा काम हो गया आज, आज और काम हो गया, ऐसा नहीं चाहिए। आपको हर दिन आउटकम चाहिए, या तो रिपोर्ट दो, या तो कोड दिखाओ जो आपने किया, या तो कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ। फिर है डिफाइंड माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स आप डिफाइन करके रखते हो, मेजर इवेंट्स रखते हो। जैसा यहाँ पे कोडिंग हो गई तो आपका माइलस्टोन रीच हो गया कोडिंग का, फिर टेस्टिंग का, तो ये सब आपको देखना होता है। फिर अगला जो है वो है टास्क ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। देखिए वही डायग्राम है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वही है, बस स्टेप बाय स्टेप। पहले आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हो, मतलब क्या क्या आपको काम करना है वो सब आप देखते हो। टास्क को ब्रेक करते हो, अलग अलग टास्क को, मतलब एक प्रॉब्लम है आपका, अलग अलग टास्क में उसे ब्रेक करते हो ताकि आपको एस्टिमेशन और शेड्यूलिंग आसानी से आप कर पाओ। फिर पॉसिबल डिपेंडेंसीज देखते हो। देखिए वो था ना इंटरडिपेंडेंसीज, वही पॉइंट है ये। एक दूसरे पर किसकी क्या डिपेंडेंसी है वो पता करते हो आप, क्यों, सीक्वेंस के लिए। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये काम इसके पहले आपको करना है, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद रिसोर्सेस एस्टिमेट करो, क्या क्या सामान आपको लगने वाला है, क्या कितना टाइम लगने वाला है, क्या एफर्ट लगने वाली है, पीपल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी है वो सब आप इसमें एस्टिमेट करोगे। फिर उसके बाद एस्टिमेशन कैसा करोगे, या तो आप एक्सपर्ट जजमेंट लो, हिस्टोरिकल डेटा देखो, या कुछ एस्टिमेशन मॉडल यूज कर लो जैसा कोकोमो 2। फिर ना लोगों को असाइन करो एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए। मतलब आपके पास जब टास्क रेडी हो गए कि ये बंदा टेस्टिंग करेगा, ये डेवलपमेंट करेगा, इसकी पाइथन में प्रोफिशिएंसी है, ये कुछ पाइथन से रिलेटेड काम करेगा, कुछ आपको एआई इंटीग्रेट करना हो गया, ये डेटाबेस बनाएगा, ये सारे काम आप एक एक को दोगे, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे। फिर उसके बाद एक्टिविटी नेटवर्क और बार चार्ट्स आप बनाओगे। तो क्या इसमें आप बनाते हो, इसमें आप गैंट चार्ट्स बनाते हो जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि ये डेट से ये डेट तक आपको ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, ये सारी इसमें चीजें होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टास्क आपके किए जाते हैं। अगली अगर बात करूं तो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं? सबसे पहला ह्यूमन एफर्ट, लोग आपको लगेंगे, डेवलपर्स, डिजाइनर, टेस्टर वगैरह। फिर सफिशिएंट डिस्क स्पेस लगेगी, स्पेशली ऑन सर्वर्स। अभी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस पर आपको बहुत सारी डिस्क स्पेस लगती है, 500 जीबी, 1 TB, अब वो आप क्या बना रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट। फिर उसके बाद स्पेशलाइज हार्डवेयर, अगर प्रोजेक्ट डिमांड करता है तो स्पेसिफिकली उसको वो हार्डवेयर चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, इतना ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, अभी क्या काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फिर सॉफ्टवेयर टूल्स और टेक्नोलॉजीज, फिर ट्रैवल अलाउंस और लॉजिस्टिक्स आपके प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए, ये सारी चीजें लगती है आपको डेवलपमेंट के लिए। फिर अगला है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। क्या एडवांटेज है कि सबको ये सेम पेज पे रखता है रिगार्डिंग द टास्क डिपेंडेंसीज एंड डेडलाइंस। मतलब उन्हें, सब लोगों को पता होता है कि कब तक आपको काम फिनिश करना है, आपको क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, ये सबको पता होता है, क्या डिपेंडेंसीज है, क्या सीक्वेंस है काम का। फिर अगला हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज अर्ली, जो रिस्क वगैरह आपको पहले ही पता चल जाते हैं इसमें, जैसा रिसोर्स का शॉर्टेज होना, तो आप पहले ही आप रिसोर्सेस मंगवा लेते हो आगे के काम के लिए,
क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा ना कि ये तारीख तक आपको ये रिसोर्सेस की जरूरत पड़ने वाली है, इतना काम होगा वगैरह वगैरह। फिर ये रिलेशनशिप बताता है टास्क के बीच में, और आप प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो कि आज तक ये काम हो गया, फिर ये काम हो गया। सपोर्ट्स बेटर बजटिंग एंड रिस्क मिटिगेशन। बेटर बजटिंग होती है, पैसे आप अच्छे से कर सकते हो यूज, और फिर रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क पहले एनालाइज कर लेना और उसे रिजॉल्व करना। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज वगैरह हम 5th यूनिट में देखेंगे आगे। चलिए, अभी है डिफाइनिंग अ टास्क फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो देखिए, टास्क सेट होता है, मतलब उसके अंदर सारे टास्क होते हैं कि आपको क्या काम करना है और क्या वर्क प्रोडक्ट्स आपको लगने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाने के लिए। तो ये आपका इसमें काम होता है टास्क सेट के अंदर। तो पर्पस क्या है टास्क सेट का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को ये गाइड करता है। आपके पास अगर टास्क है कि क्या क्या काम करना है, तो आप वो यूजर डेवलपर्स को बोल सकते हो कि आपको ये टास्क करना है, इसको ये टास्क करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना काफी आसान हो जाता है। तो टीम्स जो है अच्छे से प्लान कर सकती है, ट्रैक कर सकती है और सपोर्ट कर सकती है। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना विदाउट डूइंग अननेसेसरी थिंग्स। ऐसा अननेसेसरी कचरा कुछ नहीं करना है आपको। स्पेसिफिकली जो टास्क सेट हमने बनाया है उतना ही आपको काम करके एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये है पर्पस टास्क सेट का। की पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, हर प्रोसेस मॉडल कोई भी देख लो, वाटरफॉल, एजाइल वगैरह, ये सब में एक या एक से ज्यादा टास्क सेट्स होते हैं। अगर आपको याद होगा तो टास्क सेट का भी एक डायग्राम भी था, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस थे उसमें, अम्ब्रेला एक्टिविटीज, टास्क सेट्स। तो वही चीज है। फिर से कोई यूनिवर्सल टास्क सेट नहीं होता हर प्रोजेक्ट के लिए। टास्क सेट्स प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टाइप के टास्क सेट्स होंगे। फिर है अगला, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो है ना, टास्क सेट को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि प्रोजेक्ट आपका अच्छे से बन पाए। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये सिंपल लॉजिक समझो, एक बिजनेस आइडिया लेते हो आप, कुछ इनोवेटिव आइडिया, और उसके ऊपर से काम करना चालू कर देते हो। इनोवेटिव टेक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो इसमें आप क्या क्या करते हो? स्कोप डिफाइन करते हो पहले कि आपको काम क्या करना है। फिर स्कोप डिफाइन करने के बाद आप उसको प्लान करते हो। प्लान करने के बाद उसको रिस्क्स वगैरह उसमें क्या देखते हो। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देते हो। तो देखिए, प्लानिंग, फिर उसके बाद एनालाइजिंग रिस्क्स, और लास्ट में इंप्लीमेंटेशन। तो ये चीजें की जाती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। फिर अगला है न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब एक स्पेसिफिक कस्टमर है, उसके नीड्स के लिए मैं पूरा नया काम कर रहा हूं, नए से एक एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो उसको आप न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डालते हो। फिर है एप्लीकेशन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। मतलब एप्लीकेशन ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसको आपको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। फिर है एप्लीकेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स। मतलब एक रेडी अच्छा सॉफ्टवेयर है चलता हुआ, बस उसमें आपको बग फिक्सेस वगैरह करना है और उसको मेंटेन करना है। फिर अगला री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। तो जैसे देखिए, लेगेसी सिस्टम्स वगैरह के लिए प्रोजेक्ट होते थे, पुराने सिस्टम्स पे चलने वाले, उनको अगर आपको फिर से बनाना है, अभी पुराने सिस्टम को आपने उठा लिया सॉफ्टवेयर को, और अभी मैं उसको मॉडर्नाइज कर रहा हूं, अभी के लिए बना रहा हूं, वो है री इंजीनियरिंग दोस प्रोजेक्ट्स। तो ये अलग अलग टाइप के हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और टास्क सेट्स देखिए। फैक्टर्स देखिए जो टास्क सेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट का साइज है, साइज अगर बहुत बड़ा है तो आपके टास्क सेट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। फिर नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, प्रोजेक्ट टीम का साइज कितना है ताकि आप टास्क अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ उनमें, एप्लीकेशन का लाइफ टाइम कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स और टेक्नोलॉजीज आपने क्या क्या यूज की, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं टास्क सेट्स। अगला जो टॉपिक है विच इज आवर फाइनल टॉपिक, वो है शेड्यूलिंग विद अ टाइमलाइन चार्ट। ये टाइमलाइन चार्ट को गैंट चार्ट कहा जाता है, जो हम बहुत ज्यादा देर से देख रहे हैं। तो आप क्या करते हो, एक ऐसा चार्ट बनाते हो जिसके अंदर सब कुछ शेड्यूल, एफर्ट्स वगैरह जो भी है ना, आप अच्छे से समझ पाओ। तो वो टाइम बताता है आपको कि इतने टाइम में आपको ये काम कर लेना है। What tasks need to be done when and by whom, और वो कौन करेगा वो भी आप उसमें लिखते हो, तो सबके लिए क्लियर होता है। तो ये देखिए, एक जनरल गैंट चार्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, उसको टाइमलाइन चार्ट भी बोलते हो आप। तो इसमें कैसा है देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो है क्या लिखा हुआ है, ये सारे टास्क लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने सारे टास्क लिख दिए। जैसा पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप कब से कर रहे हो, 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस फिनिश करने वाले हो, और आई गेस इट्स 27, तो 6 से 27 तक आप फिनिश करोगे।
फिर उसके बाद आप 27 से लेके 3 तारीख तक क्या करोगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन करोगे। तो ये सारी चीजें आप हॉरिजॉन्टली बताते हो कि ये डेट से ये डेट तक आपको ये स्पेसिफिक चीज करनी है। और वर्टिकली क्या दिख रहा है आपको, वर्टिकली जो है डेट्स दिख रहे हैं, तो वर्टिकली आप डेट्स दिखाते हो, हॉरिजॉन्टली आपका काम दिखाते हो। ये आपको बार्स दिख रहे हैं और ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट माइलस्टोन को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका आके एक माइलस्टोन रीच हो गई, एक चेक पॉइंट मान लो कि यहाँ तक आपने कुछ तो काम किया, आप बता सकते हो कि हाँ ये माइलस्टोन रीच हो गई, ये रीच हो गया ऐसा। और देखो इसमें पैरेलल एक्टिविटीज भी होती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये देखिए और ये देखिए, मतलब एक ही डेट के अंदर दो काम दिख रहे हैं साथ में। यहाँ पे एक ही काम चल रहा है, यहाँ पे दो काम नहीं कर रहे आप, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ भी काम यहाँ भी काम, तो यहाँ पे पैरेलल एक्टिविटी आपको करनी होती है। जैसा देखो यहाँ ये कौन सी लाइन है, कोड की लाइन है, तो मतलब आप साथ में कोड भी कर रहे हो और यहाँ पे यूनिट टेस्ट भी कर रहे हो। एक टाइप की ये टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्ट और कोड दोनों चीजें पैरेलली की जा रही है, ऐसा नहीं कि ये करने के बाद आप ये करोगे, दोनों काम एक साथ किए जाएंगे ये डेट पे। तो इस तरीके से जो है आप एक गैंट चार्ट अच्छे से देख लीजिए, ये ड्रॉ करना आप अगर टाइमलाइन चार्ट का क्वेश्चन आता है तो। बेनिफिट्स क्या है टाइमलाइन चार्ट के, देखिए काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को समझना, और एक ही ग्लांस पे आप समझ जाओगे कि क्या क्या काम करना है और कब तक करना है। तो काफी आसान है क्योंकि आपको पता होता है कि ये काम इतने टाइम में मुझे फिनिश करना है, तो आप वो अच्छे से कर पाते हो। ओवरलैपिंग टास्क जो मैंने अभी बताया, आपको दो टास्क ऊपर नीचे दिख रहे थे, तो इनका एग्जीक्यूशन पैरेलली होना चाहिए। डिलेज वगैरह भी यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, और ये यूजफुल है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, क्या रिसोर्सेस लगेंगे आपको वो समझने के लिए भी काफी यूजफुल है। प्रोजेक्ट टेबल देखिए, फिर आप एक प्रोजेक्ट टेबल भी बनाते हो, देखो उसमें आप आपके टास्क लिखते हो। जैसा पहला टास्क है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मेरा प्लान स्टार्ट कब है, 6 सितंबर को, मतलब मैंने प्लान करके रखा है 6 सितंबर। काम होने के बाद आप बनाते हो प्रोजेक्ट टेबल को। तो देखो प्लान स्टार्ट है 6 सितंबर, एक्चुअल कब स्टार्ट हुआ, वो 6 सितंबर को ही हुआ। प्लान एंड था 20 सितंबर, बट एक्चुअल एंड में थोड़े 2 दिन लेट हो गया, तो वो 22 सितंबर को। और वो काम किसने किया, उनका भी आप नाम यहाँ पे लिख देना। फिर देखिए अगला है आर्किटेक्चरल डिजाइन, प्लान स्टार्ट ये डेट थी, एक्चुअल स्टार्ट हुआ ये डेट को, मतलब सही जगह पे हो गया। प्लान एंड ये थी, लेकिन एक्चुअल एंड में 4 दिन लेट हो गया, और वो काम किसने किया। तो इस तरीके से सब कुछ आप लिख के एक प्रॉपर प्रोजेक्ट टेबल बनाते हो। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 3 खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो जस्ट एट अ प्राइस ऑफ 149 आप यूनिट्स 3 to 6 के नोट्स परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो नोट्स से भी स्टडी करने में आपको काफी हेल्प होगी। सो थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।